अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन का हसूल सबसे पहले आपको हो। पेशे खिदमत है उर्दू नावल सदियों की बेटी का अगला हिस्सा। सामने ही देव कामत नैनवा महाराज खड़े हुए थे। उनकी दोरंगी दाढ़ी कुछ और बढ़ गई थी, खुश्क बाल जटाओं की तरह फैले हुए थे और आंखों से सुर्ख रोशनी फूट रही थी। उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने झुक गई। तब नैनवा महाराज आगे बढ़े और उसके करीब पहुंच गए। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और पाटदार आवाज में बोले, सीधी हो जा सुंदरी, क्या मांगने आई है। साइका सीधी हो गई। सुर्ख आंखें उसके चेहरे पर गड़ी हुई थी और उनमें अजीब सी कैफियत रक्स कर रही थी। महाराज शायद मुझे भूल गए, साइका ने अकीदत से कहा। तू भूल जाने की चीज नहीं है साइका, और फिर हमारी निगाह तो हर संसार के मंच पर होती है। महाराज ने उसी पाटदार आवाज में कहा। धन्यवाद महाराज। राजा सुंदरनाथ कहाँ है? मैं अकेली आई हूँ महाराज, साइका ने कहा। हमें मालूम है, मगर वो है कहाँ? महल में है, मेरे साथ आ रहे थे, मगर मैंने कहा मैं अकेली ही महाराज के चरणों में जाऊंगी। ये तूने अच्छा किया साइका। मनोकामनाएं इंसानों के झुमघट में पूरी नहीं होती। तेरे साथ कौन कौन आया है? सिर्फ कोचबान, वो मंदिर से दूर पीपल के दरख्त के नीचे है। मेरे साथ आ, नैनवा महाराज ने कहा और वापस उसी दरवाजे की तरफ मुड़ गए जिससे बाहर आए थे। साइका उनके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गई। पहले भी वो उस दर में आई थी, लेकिन इस हॉल तक महदूद रही थी। उसने महाराज का इस्तेहान नहीं देखा था। अब वो उसने वीरान मंदिर के अंदर का हिस्सा देखा तो हैरान रह गई। अंदर से ये जगह खूब सजी हुई थी। एक तरफ आरामदेह में सहरी बिछी हुई थी, फर्श पर मोटा कालीन था। जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद थी। फानूस में शमें रोशन थी। मैं यहाँ की तारीकी छट गई थी। महाराज इसलिए हुए अंदर आ गया। फिर उन्होंने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मैं आपके चरणों में बैठूंगी महाराज, मेरी जगह यही है। तेरी जगह हमेशा से मेरे मन में रही है साइका। बैठ जा, हम कह रहे हैं। और साइका कुर्सी पर बैठ गई। नैनवा महाराज गौर से उसे देख रहे थे। उनकी सुर्ख आंखें साइका के पूरे जिस्म को कुरेद रही थीं और उनमें एक अनोखी चमक लहरा रही थी। तेरा पति कैसा है साइका? ठीक है महाराज, साइका ने अटकते हुए बोली। क्या तू उससे खुश नहीं? महाराज नैनवा ने उसे गौर से देखते हुए पूछा और साइका चूक पड़ी। सचमुच महाराज बड़े विद्वान हैं। उन्होंने किस आसानी से अंदाजा लगा लिया। आप सब कुछ जानते हैं महाराज, उसने लरजती हुई आवाज में कहा। हाँ, हमें सब मालूम है। संसार की कौन सी बात हमसे छुपी हुई है? मगर तू हमें अपनी जबान से बता तुझे क्या दुख है, क्या चाहती है तू? एक एक बात सच सच बता दे, हम तेरी मदद करेंगे। नैनवा महाराज ने कहा। आप जानते हैं महाराज, राजा श्रुतचंद्र एक अय्याश राजा है। मैं उनकी तीसरी रानी थी। सबसे पहली रानी को उन्होंने निकाल दिया। दूसरी रानी सर छुपाए खामोशी से जिंदगी गुजार रही है। कुछ दिनों मेरी कदर रही, फिर उन्होंने एक और राजकुमारी से शादी रचा ली। लैलावती के आने से मेरी हैसियत बिल्कुल खत्म हो गई। महाराज श्रुतचंद्र मुझे पूछते भी नहीं थे। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया नैनवा महाराज, लेकिन अब उन्होंने पूर्णिमा से शादी रचा ली है और उसके आने के बाद तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं रही। पूर्णिमा बहुत सुंदर है, श्रुतचंद्र उसमें हो गए हैं और अब किसी की पूछ नहीं। मैं स्त्री हूँ महाराज, कब तक ये अन्याय बर्दाश्त करूँ? साइका ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। नैनवा महाराज गौर से उसे देख रहे थे। तू क्या कोई स्त्री से बर्दाश्त नहीं कर सकती? तेरा बड़ा हरवे है कि तू लैलावती को बर्दाश्त कर गई। पर नतवा, अगर तू पहले हमारे पास आ जाती तो ये नौबत ही ना आती। मैं सब्र कर रही थी महाराज, सुना है सब्र का फल मीठा होता है, मगर मुझे सुकून ना मिला और अब तो मैं महाराज की शक्ल देखने को तरस गई हूँ। मैं तेरे तमाम दुख दूर करूंगी। साइका तू फिक्र ना कर। आज रात को 12 बजे हम भगवान के चरणों में एक खास प्रार्थना करेंगे और फिर हमें जो आज्ञा मिलेगी वही करेंगे। आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चले आई। साइका का चेहरा खिल उठा। उसे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे उसके तमाम दुख दूर हो गए हैं। उसने ममनून निगाहों से महाराज को देखा। महाराज की आंखों में मशालें रोशन थीं और उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। साइका की आंखें झुक गईं। तू आज भी इतनी ही सुंदर है साइका, जितनी उस रोज थी जब अपने पिता के साथ आई थी। हम तुझे आज तक नहीं भुला सके। कृपा है महाराज की, और हम उसे अपने मन की पुकार ही समझते हैं कि आज तू इस तरह तन्हा हमारे पास चली आई। महाराज नैनवा ने कहा और साइका ना समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगी। महाराज नैनवा ने आंखें बंद कर ली थी। साइका अकीदत से उन्हें देखती रही। काफी देर गुजर गई। उसके बाद महाराज ने आंखें खोली। चंद साथ साइका को घूरते रहे, फिर बोले, बेशक महल के हालात बहुत खराब हैं। श्रुतचंद्र नई रानी के हाथों में बिल्कुल कठपुतली बन गया है। बड़ा सख्त जाल है उस औरत का, लेकिन हम इस जाल को तोड़ देंगे। तुम फिक्र मत करो। जाओ औरत, बान से कह दो कि इसी जगह आराम करे। आज की रात तुम पूजा करोगी ताकि कष्ट दूर हो जाए। और हाँ, रसोई से खाने पीने का सामान लेकर उसे पहुंचा दो। जो आ गया महाराज, साइका ने हाथ जोड़कर कहा और फिर महाराज की हदायत के मुताबिक वो रसोई की तरफ बढ़ गई।
रसोई से थोड़े से खाने पीने का सामान लेकर वो मंदिर से निकल आई और उसके कदम पीपल के दरख्त की तरफ उठ रहे थे जहाँ रुत बंधा हुआ था। उन आंखों में नैनवा महाराज की खौफनाक सूरत भी घूम रही थी। उसकी सुर्ख आंखों में न जाने क्या था। साइका को उन आंखों की गहराइयों में छुपी हुई तलब नजर आ गई थी, लेकिन वो फैसला करके आई थी कि हर कीमत पर पूर्णिमा को शिकस्त देगी, ख्वाह इसके लिए जीवन ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े। चुनाचे वो आंखों की तलब पूरी कर देना चाहती थी ताकि नैनवा महाराज की मदद हासिल हो जाए। उसका दिल कह रहा था कि उसकी मुसीबतों का हल नैनवा महाराज के पास मौजूद है। रतबान को खाने पीने का सामान देकर वो पलट पड़ी। जब वो मंदिर में दाखिल हुई तो नैनवा महाराज भगवान के चरणों में सजदा रेज थे। वो अकीदत से उनके पीछे खड़ी थी और वक्त गुजरता रहा। नैनवा महाराज का सजदा बहुत तवील था। खड़े खड़े उसकी टांगें दुख गईं तो वो बैठ गई। फिर काफ़ी देर के बाद महाराज ने गर्दन उठाई। उन्होंने पेशानी पर हाथ रखे और साइका की तरफ पलटे। उनके होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। पूजा के लिए तैयारियां कर ले साइका, तेरे भाग जाग रहे हैं। मैं तुझे नहाने की जगह पहुंचा दूं। यहाँ कोई दासी नहीं, इसलिए मुझे तेरी मदद करना पड़ेगी। साइका के जिस्म में इंठन होने लगी, लेकिन उसने खुद को तैयार कर लिया और फिर वो नैनवा महाराज के देवकामत जिस्म के पीछे पीछे चलने लगी। इस वीरान मंदिर को बाहर से देखकर कोई अंदर दाखिल होने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी इंतहाई अंदरूनी हिस्से जितने खूबसूरत थे इसका अंदाजा मुश्किल था। एक राहदारी से गुजरकर महाराज नैनवा सीढ़ियां उतरने लगे। ये सीढ़ियां नीचे कहीं जाती थीं, लेकिन इनका इख्तिताम पर एक खूबसूरत हौज था। हौज के गिर्द मशालें रोशन थीं। इन मोमी मशालों ने इस हिस्से को बका नूर बना दिया था। चारों तरफ रेशमी पर्दे लटक रहे थे। सामने ही एक बड़े थाल में जो स्टैंड पर रखा हुआ था तरह तरह की खुशबूयात रखी हुई थीं। बालों में डालने का खुशबूदार तेल, चंदन और न जाने क्या क्या। साइका चारों तरफ देखने लगी। तब महाराज ने थाल में रखी हुई खुशबुएं हौज में डाली और उसका पानी खुशबूदार हो गया। अब तू स्नान करके पवित्र हो जा, मैं जा रहा हूँ। नैनवा महाराज सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोले और साइका ने सुकून का सांस लिया, वरना वो तो सोच रही थी कि महाराज शायद खुद ही इसे स्नान कराएंगे। महाराज के जाने के बाद उसने साड़ी के बल खोले और जेवरात उतारे, फिर साड़ी भी उतार दी। उसका बदन कांप रहा था। एक गैर जगह, एक वीरान जगह वो लिबास उतार रही थी। आम हालात में वो कभी ऐसा ना करती, लेकिन हसद की आग ने उसे अंधा कर दिया था। वो हर कदम उठाने के लिए तैयार थी। मशालों की रोशनी उसके चमकदार जिस्म के सामने मांद पड़ गई थी और फिर वो हौज में उतर गई। बड़ी सुरूर अंगेज खुशबुएं थीं। उसका दिल दिमाग मुअत्तर हो गया। वो नहाती रही। पानी कुछ ऐसा दिलकश था कि वो देर तक नहाती रही। फिर जब दिल भर गया तो हौज से बाहर आई। एक सफेद कपड़े से उसने जिस्म खुश किया और फिर साड़ी बांधने लगी। पूरी तरह तैयार हो गई। वो सीढ़ियों की तरह बढ़ गई और उस राहदारी में निकली जहाँ से महाराज उसे स्नान के लिए लाए थे। राहदारी के इख्तिताम पर पूजा का हाल था। उसने हाल के दरवाजे पर कदम रखा। महाराज बदस्तूर बुद्ध के कदमों में सजदा रेज थे। साइका के दिल में उनकी अजमत बढ़ गई। कैसे भी हों, इस वक्त महाराज ने गर्दन उठाई, उसकी तरफ देखा और बोले, आजा साइका, अंदर आजा, कुछ खा पीकर आराम कर ताकि रात को पूजा के लिए तैयार हो सके। और साइका उल्टे कदमों लौट गई। उसने नैनवा महाराज की हदायत पर अमल किया। रसोई में खाने पीने का सामान मौजूद था। उसे भूख भी लग रही थी। उसने अपने लिए खाना तैयार किया और खा पीकर ख्वाबगाह में चले गई। नरम और आरामदेह मसहरी पर लेटकर भी वो महाराज के बारे में सोच रही थी। उनका चेहरा भयानक था, मगर मन के कितने सुंदर थे। वो उसके काम के लिए फौरन तैयार हो गए और फिर उसके जहन में महाराज की सुर्ख सुर्ख आंखें उभर आईं। ये आंखें उसके हवास पर मुसल्लत होने लगीं। फिर इन आंखों के सिवा कुछ ना रह गया। वो बेसुध हो गई और इसी आलम में सो गई। आंखें खुली तो गहरी रात हो गई। न जाने क्या वक्त हुआ था। यहाँ तो वक्त का पता ही नहीं चलता था। वो उठ गई। उसी वक्त महाराज नैनवा ने दरवाजे पर कदम रखा। वो चौंक पड़ी। तू जाग गई साइका, उठ, तेरे भाग भी जागने वाले हैं। 12 बजने को हैं, पूरी तैयारियां कर ले। साइका ने बाल संवारे। महाराज ने हाथ में पकड़े हुए थाल की तरफ रखा और उसके माथे पर चंदन लगा दिया। फिर वो उसका हाथ पकड़कर हॉल की तरफ बढ़ गए। हॉल के बाएं सिमत दीवार के करीब पहुंचकर उन्होंने दीवार में लगा हुआ एक पत्थर दबा दिया और एक चौड़ी सी सिल हट गई। दीवार में दरवाजा बन गया। उससे कबल साइका ने उस दीवार में किसी खला का तस्वुर भी नहीं किया था। बहरहाल उसे सोचने का मौका नहीं मिला। महाराज उसका नरम बाजू पकड़कर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए और सिल दोबारा बंद हो गई। इस तरफ भी खासा बड़ा हॉल था जो रोशनी से जगमगा रहा था। फर्श पर मोटा कालीन बिछा हुआ था। दीवारों पर रंगीन पर्दे लटके हुए थे। चांदी की दानों में रंग बिरंगी रोशन थी। बेहद हसीन माहौल था और एक कोने में एक हसीन औरत का बरहना मुजस्मा एक बारीक कपड़े से ढका हुआ था। महाराज उसे बाजू से पकड़े हुए उस मुजस्मे के सामने ले गए और फिर वो पत्थर के मुजस्मे के सामने खड़े हो गए। साइका ने भी उनकी तकलीद की, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि ये मुजस्मा किस वहा है। महाराज की आवाज़ गूंजी, है पवित्र सरसाती, रानी साइका जिस कष्ट में मुब्तला है तो इससे वाकिफ है। इसके मन के द्वार खोल दे, इसकी आरजुएं पूरी कर। उन्होंने सर झुका लिया और फिर उल्टे कदमों पीछे हटाए। साइका उसी जगह खड़ी थी। वो खामोशी से बरहना औरत के मुजस्मे को देख रही थी। तब महाराज की आवाज़ गूंजी, साइका सरसाती को खुश कर दे।
रक्स कर इसके सामने इस जैसी हो जा। और साइका चूक पड़ी और फिर उस वक्त कहीं से साज और बजीरों की आवाज़ फूट पड़ी। ना जाने ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी, बड़ी बेखुद होकर कर देने वाली आवाज़ थी। रानी साइका के कदम धड़कने लगे। महाराज नैनवा दूर जा बैठे और फिर साइका रक्स करने लगी। वो रक्स कर रही थी और महाराज नैनवा की आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। चंद लम्हात के बाद वो उठे और एक पत्थर के गिलास में कुछ लेकर साइका के पास पहुंच गए। ले, ये अमृत पी ले, देवताओं ने तेरे लिए भेजा है, पी जा इसे। और साइका ने पत्थर का गिलास खाली कर दिया। उसके गले में खराश पड़ गई। न जाने कैसा अमृत था। बहरहाल अमृत पीने के बाद उसके कदमों में और तेजी आ गई। अब वो पूरी दिलचस्पी से नाच रही थी। रक्स के दौरान महाराज नैनवा उसे बार बार अमृत दे रहे थे और अब वो खुशी से पत्थर के इस गिलास को खाली कर देती। वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो गई थी और फिर वो रक्स करते थक गई और सरसाती के मुजस्मे के सामने गिर गई। तब उसने महाराज नैनवा के लंबे हाथों को अपनी कमर से लिपटे पाया। महाराज नैनवा का भभूका चेहरा उसके चेहरे के करीब था। उनकी सांसें उसके होंठों से टकरा रही थीं। इनकी सुर्ख आंखें उसे अपने वजूद में उतरती हुई महसूस हो रही थीं और इनका कभी हेकल जिस्म इसके नाजुक जिस्म पर छाया जा रहा था। लैलावती का दिल वीरान था। चारों तरफ सन्नाटे बिखरे हुए थे। किसी काम में दिल नहीं लगता था। उसने धर्मेंद्र को मौत के घाट उतार दिया था, अपने महबूब को, जिससे वो बचपन से मोहब्बत करती थी। लेकिन अब वो कांटों के बिस्तर पर लौट रही थी। उसकी रातें सुनसान थीं। उसे पूछने वाला कोई नहीं था। उसे चारों तरफ से धर्मेंद्र की आहें सुनाई दे रही थीं। यही उसने सपनों में भी उसका चेहरा देखा। वो खामोश था। उसके चेहरे पर एक हसीना मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उसकी आंखों में एक खामोश शिकायत थी। मगर उसने भी तो लैलावती के लिए कुछ ना किया। वो कैसा प्रेमी था, अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी ना कर सका। लैलावती ने उसे पूरी जिंदगी में कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ दिया था। जब उसने धर्मेंद्र से पहला सवाल किया तो खाली हाथ रही। वो सिर्फ उसके बदन का पुजारी था, उससे प्रेम नहीं करता था। लेकिन उसे कत्ल करने के बाद भी तो लैलावती को कुछ नहीं मिला। हाँ, जहनी अजियत जरूर मिल गई, परेशानी मिल गई, सोनी रातें मिल गईं जिनमें वो बेचैनी से करवटें बदलती रहती। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। सतवती उसे समझाती लेकिन उसे किसी पल करार नहीं था। उस वक्त भी रात का 1 बज रहा था। उसकी प्यास जोरों पर थी। सतवती उसका सर सहला रही थी। नींद का कोसों पता नहीं था। वो बार बार खुश्क होंठों पर जुबान पे रही थी। सो जाइए रानी जी, मन को शांति दीजिए, सतवती ने मोहब्बत से कहा। शांति, उसने सिसकी ली। शांति मेरे भाग में कहाँ है सतवती? मुझे दुख है। मैंने अपने प्रेमी को भी खो दिया और कुछ ना हुआ, कुछ भी ना हुआ। उस मूर्ख का तो मर जाना ही अच्छा हुआ रानी जी। वो आपका प्रेमी जरूर था, मगर उसके मन में खोट था। वो अच्छा आदमी नहीं था। भगवान शरतचंद्र महाराज को जिंदा रखे। इस पापी के मरने से आप परेशान क्यों हैं? सतवती ने कहा और लैलावती संभल गई। उसे याद आ गया कि सतवती भी तो हकीकत से वाकिफ नहीं। उसने सतवती को कौन सा सच बताया था, लेकिन अब वो क्या करे, किसी दिल का राज बताए। वो घबरा कर उठ गई। उसने सतवती को देखा और फिर बोली, फिर अब क्या करें सतवती, तू ही बता, अब हम क्या करें? महाराज भी हमारे नहीं रहे, उन पर रानी पूर्णिमा ने कब्जा जमा लिया है। हम किससे अपने मन की बात कहें? बता सतवती, हम क्या करें? हाँ रानी जी, पूर्णिमा ने महाराज की अकल ही छीन ली है। इसके सिवा किसी की बात ही नहीं सुनते, सतवती ने कहा। और न जाने किस ख्याल के तहत लैलावती चूक कर सतवती को शक्ल देखने लगी। उसके जहन में एक ख्याल आया था, क्या सतवती पूर्णिमा को कत्ल कर सकती है? क्या वो इसे जहर दे सकती है? वो सोचती रही, लेकिन फिर इसके दिल में आया कि सतवती एक कमजोर दासी है। उसे राजदार बनाना दुरुस्त नहीं है। जो काम धर्मेंद्र नहीं कर सका था वो सतवती कैसे कर लेगी? वो यूं ही उसके एक राज से वाकिफ हो गई। अगर वो जाहिर जहर ना दे सकी और पकड़ी गई तो पहला राज भी फाश हो जाएगा। उसके बाद नहीं, ये ठीक ना होगा। उसने सोचा। उसकी आंखें बुझ गईं। वो तड़पती रही। फिर उसने सतवती से चले जाने को कहा। उसने कहा कि अब वो तन्हाई चाहती है और सतवती चली गई। लेकिन लैलावती की आंखों में नींद कहाँ थी? कोई करवट उसे सुकून नहीं दे रही थी। वो तड़पती रही और रात के आखिरी पहर में उसके दिल में एक नाम आया, उदय चंद महाराज का दस्तेराज। महाराज का मुंह लगा। वो बूढ़ा मक्कार जिसे लैलावती अच्छी तरह जानती थी। वो इस भूल, हवस और चालाक बूढ़े से अच्छी तरह वाकिफ थी। अगर उदय चंद उसके काम आने को तैयार हो जाए तो फिर पूर्णिमा को कोई नहीं बचा सकता। और इस ख्याल पर वो उछल पड़ी। इससे पहले ये ख्याल क्यों ना आया? काश वो पहले इसके बारे में सोच लेती तो धर्मेंद्र को जान ना देना पड़ती। फिर उसने फैसला किया कि ये आखिरी दाव वो जरूर चलेगी, तख्त या फिर तख्ता। यूं भी जीवन में कोई खुशी नहीं रही। धर्मेंद्र भी मर चुका है और महाराज उससे बहुत दूर चले गए हैं, इसलिए जिंदगी का आखिरी दाव जरूर लगा लेना चाहिए। इस फैसले ने उसे काफी सुकून दिया और वो सो गई। दूसरी सुबह बहुत देर से जागी थी। दासियां जो रानी की हैसियत से उसका ख्याल रखती थीं, इसके अलावा कौन था? दासियों ने स्नान के बाद उसका बनाव संहार किया और फिर उसने नाश्ता किया। दोपहर तक वो अपने प्रोग्राम पर गौर करती रही और बहुत से फैसले करने के बाद मिलाकर उसने सतवती को आवाज़ दी। सतवती उसके पास पहुंच गई। सतवती, हम महाराज को एक पैगाम देना चाहते हैं, तू जरा उदय चंद को बुला दे। बहुत अच्छा महारानी जी, क्या कहूँ? बस कह देना लैलावती आपसे मिलना चाहती हैं। किस वक्त? झटपटे के वक्त या फिर जब उन्हें फुर्सत हो?
लैलावती ने कहा और सतवती चली गई। लैलावती बेचैनी से उसका इंतजार करती रही। फिर 1 घंटे के बाद सतवती वापस आई। क्या हुआ सतवती? उसने बेचैनी से पूछा। उदयचंद ने कहा है कि वो 8 बजे आएंगे, अभी राजपाट के कामों में मसरूफ हैं, सतवती ने कहा। और लैलावती एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। कभी वो दिन थे जब राजमहल का बच्चा बच्चा उसके हुक्म पर कान पकड़े आ जाता था, और अब उदयचंद जी उसके एक इशारे पर जान देने को भी तैयार थे, क्योंकि वो महाराज की चहेती बेगम थी। उदयचंद जी एक साजिशी इंसान थे, बस तैयार करना जरूरी था। अगर वो तैयार हो गए फिर। बहरहाल वो इंतजार करने लगी। रात के 8 बजे उसने बाल बाल मोती परोए और अपने कमरा खास में चपड़खट दराज होकर उदयचंद जी का इंतजार करने लगी। सतवती बाहर बैठी हुई थी। ठीक 8 बजे उसने उदयचंद के आने की इतला दी। ठीक है, अंदर भेज दो और खुद बाहर रुको, कोई इस तरफ ना आने पाए, लैलावती ने कहा। और सतवती बाहर चले गई। चंद मिनट बाद उदयचंद जी सफेद धोती और मलमल के कुर्ते में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हस्बे मामूल मक्कारी भरी हुई थी। लैलावती इसी तरह मसहरी पर दराज रही। उदयचंद जी उसके सामने पहुंच गए। लैलावती उनकी आंखों में देख रही थी। उदयचंद जी के चेहरे पर बिखरे हुए तासरात से उसने अंदाजा लगा लिया कि वो अपने मकसद में कामयाब रही है। महारानी जी की खिदमत में प्रणाम, उदयचंद जी ने किसी कदर खम होकर कहा। आइए उदयचंद जी, लैलावती ने मुतरन्नम आवाज में कहा। सतवती की जुबानी महारानी का पैगाम मिला, यकीन ना आया मेरे ऐसे भाग, उदयचंद जी ने कहा। अगर तंज कर रहे हैं उदय जी तो कर लें, आपका हक है, लैलावती ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। मेरी ऐसी मिजाल रानी, अगर ये उदासी कैसी दास की इन बातों को आपने तंज कैसे जाना? हमारे बुरे दिन हैं उदयचंद जी, हमारा झंडा तो उतर चुका है, इसलिए अब एक को हक है कि जो चाहे हमें कह दे, लैलावती ने आंखों में आंसू भरकर कहा। भगवान की सौगंध महारानी जी, मैंने कोई तंज नहीं किया, और महल में किसकी मिजाल है कि महारानी के इशारे पर गर्दन ना कटाए। फिर भी अगर मेरे अल्फाज महारानी को बुरे मालूम हुए हों तो दास माफी चाहता है। दिल दुखा हुआ है उदयचंद जी, अगर कोई गलत बात निकल गई हो तो आप भी माफ कर दें। लैलावती मसहरी पर उठकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लड़क आए थे। किसने दिल दुखाया है महारानी जी? दास को आज्ञा दें, उसका सर काट दें। उदयचंद जी बेकरारी से उसकी तरफ लपके। उन्होंने लैलावती के आंसू खुश्क किए और लैलावती उनसे लिपट गई। हमारा जीवन दुख बन गया है उदय जी, कोई हमें अपना नजर नहीं आता, हमें बताएं हम क्या करें? वो उनके सीने पर सर रखकर सिसकने लगी। उदयचंद इस हद तक तैयार नहीं थे। वो लैलावती को दिलासा देने के अंदाज में थपक रहे थे। उदयचंद तो जिंदगी भर लैलावती को अपने से दूर ना करते। वो कैफो सरूर के अथाह समंदर में डूब गए थे, लेकिन लैलावती खुद ही उनसे अलहदा हो गई और उन्हें पूरी तरह अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। इसके अलग होने से उदयचंद भी संभले और उन्होंने लैलावती के गुदास शानों पर हाथ रखकर उसे मसहरी पर बिठा दिया। फिर वो खुद भी उसके बराबर बैठ गए और लैलावती ने अपना सर उनकी गोद में रख दिया। बात क्या है महारानी? दास को बताओ तो सही, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, मुझे अपना दुख तो बताओ। उदयचंद जी का हाथ फिर उसकी कमर पर पहुंच गया। इस बार उन्होंने इस हाथ को कुछ और आज़ादी दे दी, लेकिन लैलावती ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया और उदयचंद के जिस्म में चिंटियां निगलने लगीं। आप हमारा दुख समझ सकते हैं उदयचंद जी, लैलावती ने कहा और उदयचंद सोच में डूब गए। फिर उन्होंने भारी आवाज में कहा, मेरा ख्याल है तुम महाराज के लिए परेशान हो। हाँ उदयचंद जी, हमारा सुहाग लुट गया है, पूर्णिमा ने हमारे हक पर कब्जा कर लिया है, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? महाराज हमसे बहुत दूर हो गए हैं, अब हम होते हैं और हमारी तन्हाई राजमहल काटने को दौड़ता है, हम कैसे जीवन बिताएंगे? लैलावती ने कहा और उदयचंद जी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो नरम हो गया, मैदान उनके हाथ में आ सकता था। उन्होंने सोचा और मक्कारी से बोले, मुझे खुद तुम्हारी कोमल जवानी पर तरस आता है लैलावती। ये खूबसूरत नरमो गुदास जिस्म, ये हसीन चेहरा तो पूजे जाने के काबिल है, इसे ठुकराने वाला कोई पापी ही हो सकता है। मगर महाराजा क्या कहूँ, वो हीरे को ठुकरा कर चमकदार पत्थरों के पीछे भाग रहे हैं। हम सब मजबूर हैं लैलावती। पूर्णिमा का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। कुछ करें उदयचंद जी, कुछ करें, नहीं तो मुझे जहर दे दें। जहर खाएं तुम्हारे दुश्मन। उदयचंद जी ने उसके सर को गोद में भींच लिया। उसके जज्बात भड़कते जा रहे थे। फिर आप बताएं हम क्या करें? सोचने दो लैलावती, सोचने दो, मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ। बेशक तुम्हारी दिल के अरमान होंगे ये रातें सूनी रहने के लिए नहीं, मगर महाराज तो अभी महीनों पूर्णिमा के चुंगल से नहीं निकल सकते। पूर्णिमा की गिरफ्त उन पर बहुत सख्त है। कुछ सोचें महाराज, कुछ सोचें, वरना मैं मर जाऊंगी। लैलावती उनकी गोद में रसा रखते हुए बोली, तुम ही बताओ लैलावती, हम क्या करें? उसे कत्ल कर दें, उसे नशिस्ट कर दें, महल से निकाल दें, उसे अंधा कर दें, या फिर कुछ भी करें? हम कोशिश कर सकते हैं लैलावती, मगर इसका नतीजा तुम जानती हो क्या होगा। महाराज सिर्फ पूर्णिमा के बारे में सोच रहे हैं,
अगर पूर्णिमा के साथ कोई ऐसा सलूक किया गया तो महाराज जमीन आसमान एक कर देंगे। फौजी पूर्णिमा के कातलों या उससे बुरा सलूक करने वालों को महल से निकाल देंगे और उसके बाद उसके खानदान को कूलों में चलवा देंगे। ये सब इसलिए होगा कि महाराज पर आजकल पूर्णिमा का राज है। फिर क्या होगा उदय चंद जी, तुमने हमारे ऊपर विश्वास किया है महारानी, तो हम तुम्हें फरामोश नहीं करेंगे। ऐसा हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मगर इसमें समय लगेगा। आप क्या करेंगे उदय चंद जी, बताएं आप क्या करेंगे। लैलावती ने चेहरा को दोनों हाथों में थामे हुए बोली। खुद उसका चेहरा उदय चंद जी के चेहरे के इतने करीब था कि उदय चंद जी की जरा सी जंबिश पर उनके होंठ उसे छू सकते थे। हम सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जिससे तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए, उदय चंद जी ने कहा। हम पूर्णिमा के खिलाफ गहरी साजिश करेंगे। उसे महाराज की नजरों में गिराने के लिए हमें उसका कोई आशिक पैदा करना पड़ेगा, और अगर महाराज को मालूम हो जाए कि उनकी चहेती रानी किसी और को चाहती है तो लैलावती हमारा ये काम है। ओह उदय चंद जी, आप कितने ज़हीन हैं, आप कितने समझदार हैं। वाकई आप ये काम कर लेंगे। लैलावती एक बार फिर उनसे लिपट गई। हाँ लैलावती, तुम्हारे लिए हम सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, तुम होशियारी से काम लेना होगा, किसी को इस राज का पता ना लगने पाए। देखती रहो, पूर्णिमा को शिकस्त देना अब हमारा काम है, उदय चंद फूली हुई सांस के साथ बोले। और फिर जब 1 घंटे की तवील मुलाकात के बाद लैलावती के कमरे से निकले तो लैलावती मुस्कुरा रही थी। उदय चंद ने उसके मन को शांति बख्श दी थी। एक वफादार इंसान की हैसियत से उन्होंने अपने तमाम फराइज पूरे कर दिए थे। नैना मालन की जिंदगी बन गई। पूर्णिमा ने उसे माला माल कर दिया। अब महल में उसकी एक खास इज्जत थी। वो पूर्णिमा की गहरी सहेली और हमराज थी। पूर्णिमा जो इस वक्त भरत नवाज की तकदीर थी। नैना के कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। दिन भर वो पूर्णिमा के साथ रहती, रात को अपने मकान में वापस आ जाती थी। इस वक्त वो पूर्णिमा के पास से वापस जा रही थी। महाराज आज रियासत के किसी काम में उलझे हुए थे और पूर्णिमा तन्हा थी, लेकिन उसने नैना को इजाजत दे दी थी। नैना ने पेशकश भी की थी कि अगर पूर्णिमा कहे तो वो उसके चरणों में सो जाए, लेकिन पूर्णिमा ने कहा था कि महाराज को इसके बिना चैन कहाँ, न जाने वो किस वक्त आ जाए, इसलिए वो जाए। और नैना वापस चल पड़ी। महल सुनसान हो गया, सिर्फ पहरेदार जाग रहे थे। वो तारीख गोशों से होती हुई अपने मकान की तरफ जा रही थी। इस वक्त वो महल के एक सुनसान गोशे से गुजर रही थी कि अचानक उस पर बहुत से लोग टूट पड़े। एक ने उसका मुंह भींचा, दूसरे ने आंखों पर पट्टी बांधी और फिर कई आदमी उठाकर चल पड़े। कवि हेकल मर्दों के सामने नैना की एक न चली। न जाने वो मूर्ख उसे कहाँ ले जा रहे थे। फिर उसे अपने कानों के नजदीक एक आवाज सुनाई दी। अगर आवाज निकली तो गर्दन उड़ा दी जाएगी, इसलिए तुम खामोश रहो। और नैना खौफ से कांप गई। उसने हर किस्म की जदोजहद बंद कर दी और वो लोग इसीलिए न जाने कहाँ ले गए। फिर उन्होंने उसे जमीन पर छोड़ दिया और चंद मिनट के बाद नैना की आंखों से पट्टी खोल दी। तेज रोशनी की वजह से उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन जब वो रोशनी में देखने के काबिल हुई तो उसका दिल धक से रह गया। जिस जगह वो लाई गई थी वो बहुत खौफनाक थी। एक बड़ा सी जगह जिसकी दीवारें नंगी, एक तरफ लोहे का एक शिकंजा रखा हुआ था, हाथ के कुंडे पर एक बड़ा सा छुरा लटक रहा था जिसकी तेजदार आंखों को घेरा कर रही थी। रेखी रस्सी एक सतून से बंधी हुई थी और उसके नीचे लकड़ी का एक मुट्ठा रखा हुआ था। इसके सामने 4 आदमी खड़े थे जिनके जिस्मों पर स्याह लिबास थे और इनके चेहरों निकाबों पर छुपे हुए थे। निकाबों के पीछे से इनकी खतरनाक आंखें झांक रही थीं और इनकी खौफनाक शक्लें देखकर नैना थर-थर कांप रही थी। इसका दिल खौफ से कांप रहा था। वो सहमे हुए अंदाज से उन्हें देखने लगी। तेरा नाम नैना है? उनमें से एक ने कड़क कर पूछा। हाँ हाँ, उसने सहमे हुए अंदाज में जवाब दिया और जोर जोर से गर्दन हिलाने लगी। ठीक है, बांध दो, दूसरे ने कहा। और 2 आदमी नैना को लेकर शिकंजे के पास आ गए। उन्होंने इस शिकंजे में जकड़ दिया और नैना रोने लगी। आवाज बंद कर, वरना पेट में छुरी घूमती जाएगी, एक शख्स ने खौफनाक अंदाज में कहा। लंबी छुरी निकाल ली। नैना ने जल्दी से मुंह बंद कर लिया। तीसरा आदमी जो अब तक खामोश खड़ा था नैना के पास पहुंचकर बोला, लड़की, तुझसे जो कुछ पूछा जाए उसका सही सही जवाब दे और गौर से सुन। जवाब ठीक ना दिया तो पहले आंखें निकाली जाएंगी, फिर इस छुरे से गर्दन काट दी जाएगी। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, नैना जल्दी से बोली। उसका दिल खौफ में डूबा हुआ था। तो फिर बता, पूर्णिमा कौन है? उस आदमी ने पूछा। पूर्णिमा, नैना फटी फटी आवाज में बोली। हाँ, पूर्णिमा, उस आदमी ने उसी खौफनाक लहजे में कहा और नैना की आंखों में तारीकी फैल गई। उसकी सखी का राज उससे पूछा जा रहा था। वो राज जिसे उसने अपने सीने की गहराइयों में छुपा दिया था, वो जिसे किसी कीमत पर भी अफशा नहीं करना चाहती थी। वो मन ही मन में लरज रही थी, सोचती रही कि जिंदगी बचाए ये रानी पूर्णिमा का राज छुपाए, जो असल में चंद्र बदन है। वो हमारी रानी है, नैना ने जवाब दिया। इस दौरान वो फैसला कर चुकी थी, हाँ ये लोग उसे मार डालें, वो अपनी जुबान नहीं खोलेगी। ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन वो हकीकत में कौन है? हकीकत में भी रानी है, नैना ने जवाब दिया। वो तू यूँ नहीं बताएगी। चलो सलाखें गर्म करो, इससे सवाल करने वाले दूसरे ने कहा। और 2 आदमी अंगीठी में कोयले सुलगाने लगे। फिर दहकते हुए कोलों पर 2 लोहे की गोल नोकदार सलाखें रखी। अभी चंद मिनट के बाद तेरी ये खूबसूरत आंखें अंधी कर दी जाएंगी, फिर तू दुनिया में किसी को ना देख सकेगी। अगर तू जीवन बचाना चाहती है तो ठीक जवाब दे दे। उस शख्स ने फिर कहा। मैं तो बता रही हूँ, वो रानी है। इससे पहले वो रामचरण की भतीजी दुर्गावती थी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। झूठ बोल रही है। हमें इत्तला मिली है कि
कि तू इससे ज्यादा जानती है। मैं सच कह रही हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम महल में किसी से भी पूछ लो। नैना ने जवाब दिया। हम तुझी से सब कुछ पूछ लेंगे, उस शख्स ने जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद सलाखें गर्म हो गईं और एक आदमी उनके दस्ते पकड़े और उन्हें नैना की आंखों की सीध में किए आगे बढ़ने लगा। नैना के पूरे जिस्म से पसीना फूट रहा था। सलाखों की तपश अभी उसके चेहरे के करीब महसूस हो रही थी। उसने खौफ से आंखें बंद कर लीं। अब भी सच बोल दे लड़की, नकाबपोश ने कहा। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, नैना ने कहा और दांत पीस लिए। फिर उससे आपपोश की आवाज सुनाई दी। मेरा ख्याल है इसे खोल दो और मुट्ठे पर रखकर इसकी गर्दन उड़ा दो। ये ठीक है सरदार, दोनों नकाबपोशों ने कहा और फिर नैना को शिकंजे से खोलकर स्यापपोश उसे लिए लकड़ी के मुट्ठे की तरफ चल पड़े। फिर नैना के दोनों हाथ बांधकर उसे मुट्ठी पर लटका दिया। गर्दन के ऐन करीब छुरा जगमगा रहा था। एक स्यापपोश ने उसकी रस्सी खोल दी और फिर छुरा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। नैना खौफजदा निगाहों से छुरे को देख रही थी। एक आखिरी मौका है लड़की, अब भी सच बोल दे। नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, नैना जज्बाती अंदाज में चीखी और उसका तहरीक हो गया। बेहोशी ने उसे मौत की खौफ से निजात दिला दी। स्यापपोश उस पर अड़स गए, बेहोश हो गई। इनमें से एक के मुंह से निकला और उसी वक्त उस हॉल का दरवाजा खुल गया। पूर्णिमा दरवाजे में खड़ी थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। बड़ी बहादुर बनती थी मेरी सखी, बस देख लिया, बेहोश हो गई पगली कहेंगी। चलो इसे इसके घर में खामोशी से डालाओ ताकि ये इन वाकयात को एक सपना समझे। जो आ गया महारानी जी, एक नकाबपोश ने कहा और फिर इनमें से दो ने तो बाजुओं में नैना को बाजुओं में उठाया। पूर्णिमा उन्हें जाते देखती रही है। फिर जब निगाहों से ओझल हो गए भी खामोशी से वापस चल पड़ी। लेकिन उसके दिल में एक गहरा तासुर था। नैना ने खुद को काबिल एतमाद साबित कर दिया था। जान की कीमत पर भी राज छुपा सकती थी और उसे ऐसे ही साथियों की जरूरत थी। नैना ने यूं पहले ही खुद को उसके खास सहेली का अहल साबित कर दिया था। लेकिन चंद्र बदन कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। अपनी पुरानी शख्सियत के हर निशान को साफ कर देना चाहती थी। फिर वक्त सिर्फ नैना उसके सामने थी। वो लोग जो इसके बानी थे तो शरद चंद्र की जिंदगी में इनसे कोई खतरा नहीं था। इनकी मौत के बाद उन सबका भी खत्म हो जाना जरूरी था और चंद्र बदन इस सिलसिले में एक पूरा प्रोग्राम बना चुकी थी। इसके मंसूबे बेहद खौफनाक थे। उस हसीन जिस्म में बेहद सख्त और मजबूत दिल धड़क रहा था। मासूम बादामी आंखें बहुत दूर तक देखने की आदी थी और कुशादा रोशन पेशानी पीछे एक जबरदस्त सियासी दिमाग काम कर रहा था। लेकिन आहिस्ता ऐसे काम रफ्ता रफ्ता ही होते हैं। चुनांचे उसने पहले मोहरे यानी नैना की मजबूती का अंदाजा कर लिया। इन गुलामों में से उसने ये ड्रामा करवाया ताकि नैना की को इसकी असलियत का अंदाजा हो जाए। दूसरी सुबह नैना सस्बे मामूल उसके पास नहीं आई तो उसने बुला भेजा। नैना बुखार में जल रही थी। दासियां उसे बाजुओं में थामे हुए लाईं और पूर्णिमा ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। अरे पागलो, जब वो बीमार थी तो उसे लाने की क्या जरूरत थी? जाओ जल्दी से वेद जी की बुलाओ, पूर्णिमा ने तशवीश से कहा और नैना को बड़े एहतमाम से अपनी मसहरी पर लुटाया। ये इज्जत अफजाई देखकर नैना की आंखों में आंसू आ गए। मैं नीचे लेट जाऊंगी रानी जी, मैं इस काबिल नहीं, नैना ने कहा। तू जिस काबिल है नैना, हम जानते हैं, पूर्णिमा ने कहा, मगर ये तुझे बुखार कैसे आ गया? पागल हो गई हूँ रानी जी, बस रात का एक सपना देखा था, न जाने सपना था या हकीकत। आंख घर में खुली और आंख खुली तो बुखार में भुन रही थी। सपनों पर यकीन नहीं करते रही। अभी वेद जी आएंगे, दवा देंगे तो ठीक हो जाएगी, मगर सपना क्या था? और नैना ने खौफजदा अंदाज में सब कुछ बता दिया। सपना ही होगा, ऐसा कौन कर सकता है? तू फिक्र मत कर, अब रात गए तुझे इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं महल ही में तेरे रहने का बंदोबस्त कर दूंगी। पूर्णिमा ने कहा। इतनी देर में वेद जी आ गए। उन्होंने नैना को देखा, दवाई वगैरह देकर चले गए। पूर्णिमा उसकी दिलजोई कर रही थी। नैना उसके एहसान नीचे दबी जा रही थी। फिर नैना को वो इज्जत मिली कि देखने वाले देखते रह गए। पूर्णिमा को रोकने वाला कौन था? महल का एक खूबसूरत हिस्सा नैना, मालन और उसके घर वालों को दे दिया गया। नैना के शहर को महल ही में एक ओहदा दे दिया गया और इस तरह माली की हैसियत भी बदल गई थी। बहरहाल अब नैना चंद्र बदन और या पूर्णिमा की नाक का बाल थी। शरद चंद्र पूर्णिमा को जान से ज्यादा अजीज रखते थे। वो उसकी पेशानी पर एक शिकन भी देखने के रुदार नहीं थे। इस तरह रानी पूर्णिमा का तोती बोल रहा था। लेकिन चंद्र बदन अपने दुश्मनों से बाखबर रहना चाहती थी। वो एक तजर्बेकार जनरल की तरह दुश्मन के हर कदम से बुरी तरह बाखबर रहना चाहती थी। चुनांचे एक शाम तन्हाई में उसने नैना से पूछा, लैलावती का क्या हाल है नैना? बस अपनी ड्योरी तक रहती हैं, साइका मेके से अभी तक नहीं आई। आकर भी क्या करेगी महारानी? कमलावती क्या कर रही है? सच पूछें तो महारानी, सिर्फ कमलावती ऐसी औरत है जो गाय की तरह मासूम है। उसने एक आश्रम खोल लिया है, ज्यादातर उसी की देखभाल करती है। जो भी वो इन रानियों की तरह जवान नहीं। हाँ, वो सीधी औरत है, लेकिन ये दोनों खतरनाक हैं, नैना ने कहा और चंद्र बदन उसकी आंखों में देखने लगी। तेरा क्या ख्याल है नैना? क्या ये दोनों रानियां मुझसे जलती ना होंगी? मैं क्या कह सकती हूँ महारानी, मेरी जुबान इनके बारे में कैसे खुल सकती है? वो आखिर रानियां हैं। लेकिन तू तो मेरी बहन है, समान है नैना। क्या तुझे रानियां बहन से ज्यादा प्यारी हैं? अरे नहीं नहीं रानी जी, नैना आप पर जान वार दे, नैना तड़प कर बोली। अब
तूने क्या बात कही? मेरे और तेरे दरमियान जो बात होती है वो दो बहनों के दरमियान होती है। महाराज तक इन बातों का जाना जरूरी नहीं। इन्हें हमेशा मेरे तुम्हारे दरमियान रहना चाहिए। मैं अपने भाग पर जिस कदर खुश हूँ कम है। नैना ने कहा, अब बता, क्या वो दोनों रानियाँ जरूर जलती होंगी जी। मैं सीधी सादी औरत हूँ। नैना, तू जानती है अगर उन्होंने मेरे खिलाफ कोई साजिश की तो मैं बिन मौत मारी जाऊंगी। चंद्रबदन ने कहा और नैना के चेहरे पर परेशानी फैल गई। तू चाहे तो उनकी साजिश से बाखबर रह सकती है। मेरी मदद कर मेरी बहन। मैं हर तरह तैयार हूँ महारानी। आप मुझे अपनी दोस्त पाएंगी। तब तो उन बांदियों को ही गांड जो उन रानियों की रजदार हैं। क्या तू ऐसी बांदी से वाकिफ है? हाँ, सतवती लैलावती की खास बांदी है और उसकी राजदार भी। और साइका की पार्वती रहती है जो उनकी स्याह सफेद से वाकिफ है। रह गई रानी कमलावती तो उनके साथ बूढ़ी जमुना है, मगर वो महल से दूर है। कमलावती को छोड़ दे, पार्वती और सतवती को शीशे में उतारना अब तेरा काम है। इन दोनों को अपना हमराज बना ले। अगर इस सिलसिले में तुझे मेरी बुराइयां भी करना पड़ी तो तुझे इजाजत है। बस मेरा राज राज रहे, बाकी तू जो चाहे कह सकती है। इसके अलावा उनके लिए तोहफे तोहफे भी मैं तुझको दूंगी। बस उन्हें काबू में लाना चाहिए। मेरे हवाला भी मत देना। बस तू अपने आप ही में उन्हें दोस्त बना लेना। मैं ये काम कर लूंगी महारानी, आप बेफिक्र रहें। नैना ने कहा, मैं तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां डालना चाहती हूँ नैना। बात यहीं पर बस नहीं, तुझे बांदियों की एक फौज तैयार करनी है जो हमारे लिए काम करे। हम पूरे महल में अपनी बांदियों को देखना चाहते हैं ताकि वो महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ रहें और वहाँ होने वाली बातें हमें सुनाया करें। तू फिक्र मत कर, सबको माला माल कर देंगे। हम तुझे बहुत दौलत देंगे। जिस जिसको हम बताएंगे उस पर खास नजर रखनी चाहिए। इनकी कार्रवाइयों के बारे में हमें पता चलते रहना चाहिए। ऐसा ही होगा महारानी, नैना ने कहा और पूर्णिमा मुस्कुराने लगी। इस तरह चालाक औरत ने महल में अपने महकमा जासूसी की दाग बेल डाल दी जिसकी सरबराह नैना मालन थी। साइका का अंग अंग दुख रहा था। गुजरी हुई रात की सुबह उसके लिए अजीब हैसियत रखती थी। महाराज नैनवा कभी भेड़िया नजर आता और कभी महान साधु, लेकिन जोश और रकाबत में उसे सब कुछ गवारा था। स्नान के बाद उसने महाराज के साथ बैठकर नाश्ता किया। महाराज के चेहरे पर जलाल था। वो खामोशी से नाश्ता करते रहे और फिर नाश्ते से फारिग हो गए। इसके बाद उन्होंने साइका को देखा और प्यार से उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या बात है सुंदरी, उदास क्यों हो? उदास नहीं हूँ महाराज, पर अब मेरे लिए कोई क्या आ गया है? साइका ने पूछा। क्यों उकता गई यहाँ से? महाराज ने उसकी नन्ही सी ठोड़ी पर उंगली लगाकर उसे उठाते हुए पूछा। नहीं महाराज, आपके चरणों में सुकून है, शांति है। पूरे 3 दिन गुजारने होंगे तुझे यहाँ। मैं 3 दिन तक के लिए तेरे लिए जॉब करूँगा। रथ बांध कर वापस भेज दे। इससे कह के तीसरे दिन आ जाए। सुन, अगर तू साइका राज चाहती है तो यकीन रख वही होगा। तो तू चाहेगी मैं तेरे एक दुश्मन को जेर कर दूंगा। महाराज ज्ञानी है, मैं रथ बांध कर वापस भेजे देती हूँ ताकि पिताजी परेशान हो। ठीक है, जा इसे वापस छोड़ कर आ। नैनवा महाराज ने कहा और साइका वापस पलट पड़ी। गुजरी हुई रात की परछाइयां उसके जहन के पर्दों पर रक्सा थीं। उसका नन्हा जिस्म महाराज नैनवा के खुरदरे जिस्म की गिरफ्त में था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रात के लिए दिलकश थी या नापसंदीदा। हम वो हर कीमत पर अपना इक़्तिदार चाहती थी। पूर्णिमा को गिरा देना चाहती थी। नाकुसुल औरत रकाबत की आग में जलकर सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाती है। यही कैफियत साइका की थी। रथबान वापस चला गया। साइका वापस मंदिर में आ गई जहाँ महाराज एक मूर्ति के कदमों में सर झुकाए बैठे थे। दोपहर के खाने पर नैनवा महाराज ने उससे महल के हालात पूछे और वहाँ के चर्चे सुनकर उनकी आंखों में चमक पैदा होने लगी, लेकिन उन्होंने साइका पर इसका इजहार नहीं किया। वो खामोशी से महल की कथा सुनते रहे। फिर खामोशी छा गई। हम तुझे यहाँ शक्ति देंगे साइका, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि हमारे वहाँ आए बगैर ये काम पूरा नहीं होगा? तू फिक्र मत कर, तेरे वापस जाने के चंद रोज बाद हम तेरे महल में आएंगे और महाराज से मिलेंगे। फिर हम वहाँ तेरा राज कायम करेंगे। सिर्फ तेरा बोल बोला होगा। तेरे दुश्मन मुंह पीटते रह जाएंगे। मैं जिंदगी भर आपके चरण धो धो कर पीऊंगी महाराज। और साइका ने नैनवा महाराज के पांव पकड़ लिए। महाराज ने उसके दोनों हाथ पकड़कर सीने से लगा लिए। ये जगह हमारे चंद्रों में नहीं है सुंदरी, सीने में है। रानी लैलावती ने खुद को उदय चंद के हवाले कर दिया था। चलाक बूढ़े को क्या स्वर्ग मिल गई थी। उसकी हर रात रंगीन से रंगीन गुजरती। लैला उससे इस तरह इजहार इश्क करती गोया उसके बगैर जिंदगी अधूरी है। उदय चंद जी भी उसे यकीन दिलाया था कि अब पूर्णिमा का राज खत्म होने वाला है और थोड़े दिन के बाद लैलावती वही लैलावती होगी। और उसने लैलावती से बहुत से वादे भी किए थे और कहा था बस अब बहुत जल्द उनका जाल फैलने वाला है। इसके बाद पूर्णिमा इस जाल में जकड़ी हुई नजर आएगी। लेकिन बूढ़ा उदय चंद बेवकूफ नहीं था। वो दिल से लैलावती के लिए कुछ करने को तैयार नहीं था। वो जानता था कि लैलावती आंख से टपका आंसू है जो कभी वापस नहीं जा सकता। ये बात दुरुस्त थी कि उनकी रातें लैलावती की हसीन आगोश में सजी हुई थी, लेकिन शरद चंद्र की निगाह में जो वो हैसियत रखते थे उसे एक औरत के लिए गंवाने को तैयार नहीं थे। ऐसी औरतें तो उन्हें बहुत सी मिल सकती थीं। पूर्णिमा की पोजीशन बहुत मजबूत थी। इसकी गिरफ्त शरद चंद्र पर बहुत सख्त थी। इस बात का एतराफ उदय चंद जी ने भी किया था। वो भोली भाली सूरत वाली दरअसल सीधी नहीं। उसने अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए बाप को भी कत्ल करा दिया था। चुनाचे उदय चंद जी पागलपन में इसके खिलाफ कोई साजिश करने को तैयार नहीं थे। हाँ, लैलावती को दिलासे देना दूसरी बात, ये जरूरी था, वरना लैलावती उनके नजदीक कैसे आती।
इसके लिए उदय चंद जी नई चालें चलते थे। आज रात को जब वो लैलावती की खौफगाह में आए तो उनके साथ एक खूबसूरत नौजवान था जिसे न जाने वो कहां से सिखा पढ़ा कर लाए थे। लैलावती ने इस नौजवान को ताजुब से देखा। उसका नाम महेंद्र है, मेरा खास आदमी है रानी। ओह, लैलावती ने महेंद्र के प्रणाम का जवाब देते हुए कहा, मैंने इसे सब कुछ बता दिया है, तुम भी इस पर भरोसा करो। दरअसल मैं इसे तुम्हारे पास इसलिए लाया हूँ कि तुम्हें इत्मीनान दिला दूं। उदय चंद ने कहा और फिर महेंद्र को मुखातिब करते हुए बोले, रानी लैलावती को पहचानते हो महेंद्र? हाँ महाराज, महेंद्र ने जवाब दिया। तो सुनो, तुम अपना काम करो। रानी लैलावती जमानत देती हैं कि अगर काम पूरा हो जाने के बाद तुम महाराज के अताप का शिकार हुए तो रानी तुम्हारी भरपूर मदद करेंगी और तुम्हारी जिंदगी बचा ली जाएगी। मुझे विश्वास है महाराज। रानी लैलावती, क्या आप मेरी बात का यकीन दिला सकती हैं? हर कीमत पर। मगर क्या इरादा है उदय चंद जी? महेंद्र बहुत खूबसूरत है रानी, तुम्हें इस बात से इनकार है? नहीं, ये बहुत सुंदर है। मैं इससे पूर्णिमा के महल खास का माली बनवा रहा हूँ। ये बहुत समझदार आदमी है। पूर्णिमा बाग में रोजाना आती है, ये उसे रोजाना मिलेगा और फिर ये अपनी कोशिशों से पूर्णिमा को अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश करेगा। अगर ना भी कर सका तो दूसरों पर ये जाहिर करेगा कि रानी उससे प्रेम करती है और फिर एक दिन हम एक ड्रामा रचाएंगे। मैं शरद चंद्र के कानों में ये बात पहुंचाऊंगा और फिर पूर्णिमा को नशे की दवा पिलाकर इसकी आगोश में डाल दिया जाएगा और वो पूर्णिमा का इस महल में आखिरी दिन होगा। या तो वो मारी जाएगी या निकाल दी जाएगी। महेंद्र यही बयान देगा कि रानी डरा धमका कर उसे मिलने पर मजबूर करती थी। इसके लिए कोई गुंजाइश निकाल लेंगे और अगर इसकी जिंदगी को खतरा हुआ तो इसे खामोशी से किसी दूसरी रियासत में रवाना कर दिया जाएगा। लैलावती का चेहरा खुशी से सुर्ख हो गया। वो मुसर्रत से दीवानी हो रही थी। अगर महेंद्र मौजूद न होता तो वो शायद उदय चंद से लेपट जाती। बहुत अच्छा प्रोग्राम है महाराज, बहुत ही अच्छा, वो खुशी से बोली। दास आपकी परेशानी दूर करके खुशी महसूस करेगा महारानी, उदय चंद ने कहा और उठ गए। आओ महेंद्र, मैं तुम्हें छोड़ आऊं। आप वापस आ रहे हैं उदय चंद जी? हाँ रानी, इसे छोड़ कर आता हूँ, उदय चंद ने कहा और फिर वो महेंद्र को लिए हुए बाहर निकल आए। महेंद्र के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो कुछ खौफजदा सा नजर आ रहा था। उदय चंद उसे लिए हुए अपने घर आ गए और फिर एक अंदरूनी कमरे में पहुंच गए। उसके चेहरे पर पुरस्कार तासरात फैले हुए थे। बैठो महेंद्र। उन्होंने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और महेंद्र बैठ गया। उदय चंद भी उसके सामने बैठ गया और उसको गौर से देखते हुए बोले, क्या समझे महेंद्र? समझ गया महाराज परंतु। हाँ हाँ कहो, उदय चंद ने दिलासा दिया। मेरा जीवन बचना मुश्किल होगा महाराज, उसने कहा और उदय चंद जी हकारत अमेज अंदाज में हंसने लगे। लैलावती के बजाय अगर मैं तुम्हारे जीवन की जमानत दूं तो जो आ गया महाराज, महेंद्र ने कांपते हुए कहा। सुनो महेंद्र, तुम मेरे खास आदमी हो, मुझे अच्छी तरह जानते हो। भरत नवास इसका स्याह सफेद का मालिक मैं हूँ। महाराज शरदचंद्र सिर्फ वो करते हैं जो मैं चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये बात मालूम है? मालूम है सरकार। रानी लैलावती के सामने जो गुफ्तगू हुई उसे तुम भूल जाओ। जी महाराज, महेंद्र हैरत से बोला। हाँ, मैं वो कुछ करना होगा जो कहा गया है। मैं नहीं समझा महाराज। समझने की कोशिश मत कर, सिर्फ अमल कर। जो कह रहा हूँ वो कर। मुझे क्या करना है महाराज? तुम्हें पूर्णिमा के महल में बाग का रखवाला रख दिया जाएगा जहाँ तुम सिर्फ माली का काम करोगे। पूर्णिमा के सामने आने की भी जरूरत नहीं, न ही तुम उसके बारे में कोई खबर उड़ाओगे। बस माली का काम करते रहो। राजमहल से तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, उससे 4 गुना मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, अगर कभी जरूरत पड़ी तो तुम लैलावती से यही कहोगे कि तुम तेजी से अपना काम कर रहे हो और बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे। ये ठीक है महाराज, महेंद्र खुश होकर बोला। महाराज सिर्फ यही काम है कि अगर कभी लैलावती के खिलाफ तुम्हें महाराज के सामने कुछ कहना पड़े तो तुम भगवान मंदिर में सौगंध खा सकते हो। ये तुम्हें पूर्णिमा को जलील करने के लिए मजबूर करती रही है। सौगंध सच्ची होगी महाराज, मैं खा लूंगा। इस राज को तुम अपने सीने में रखोगे और अगर किसी दिन इस राज से तुम्हारे सीने से निकलने की कोशिश की तो तुम्हारी सांस भी इसके साथ ही निकल जाएगी। इस बात का ख्याल रखना। ख्याल रखूंगा महाराज, ख्याल रखूंगा, महेंद्र ने कहा। बस यही कहना था। अब जाओ, कल सुबह मेरे पास आना, उदय चंद ने कहा और वो उदय चंद को प्रणाम करता हुआ उस जगह से उठकर वापसी के लिए चल पड़ा। साइका महल वापस आ गई थी। जब वो गई थी अब भी शरद चंद्र उससे मिलने नहीं आया था और अब वो आई तब भी शरद चंद्र ने उसकी कोई खबर नहीं ली। हालांकि उसने अपने आने की इतला उन्हें भिजवा दी थी। साइका का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसका बस नहीं चलता था कि वो उसकी बोटियां चबा जाती। ये बेइतनाई सिर्फ पूर्णिमा की वजह से थी। उन्हें याद भी न रहा था कि महल में कोई और रानी भी है। सुबह का वक्त था और मंगल का दिन। इस दिन राज दरबार लगता था और इस दरबार में आम लोग को आने की इजाजत थी। आम लोग आ नहीं पाते थे, सिर्फ वही लोग आ पाते थे जिन्हें बड़ों से इजाजत मिल जाती थी। लेकिन उर्फे आम में वो दरबार आम कहलाता था। इस दौरान महाराज शरद चंद्र दिन भर राया की विपता सुनते थे और उनके फैसले सुनाते थे। इस रोज रानियां भी दरबार में हाजिर होती थी। राज दरबार की दोहरी मंजिल में झरोके बने हुए थे जिनमें रानियां बैठ जाती और वहाँ से दरबार की कार्रवाई देखती थी। असूल के तहत साइका भी अपने झरोके में थी। उसके बाएं सिमत रानी लैलावती झरोके में थी और दाएं सिमत कमलावती बैठी हुई थी। रानी पूर्णिमा का झरोका बिल्कुल दूसरी सिमत था। उसे खास तौर से आरास्ता किया गया था। ये झरोका महाराज के तख्त के सामने था जहाँ से महाराज रानी पूर्णिमा को देख सकते थे। साइका ने खास तौर से इस झरोके की अहमियत को महसूस किया और दिल में कबाब होकर रह गई। अचानक उसकी निगाह लैलावती
लैलावती की तरफ बढ़ गई। लैलावती फरियादियों की देख रही थी। महाराज फैसले कर रहे थे इत्तेफाक से। इसी वक्त उसकी निगाह भी साइका की तरफ उठ गई और उसे देखकर लैलावती के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। साइका भी मुस्कुरा दी। फिर उसने लैलावती को झोंके से उठकर अपनी तरफ आते देखा और वो संभल कर बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए लैलावती का इस्तकबाल किया। "सी हो साइका?" लैलावती ने उसके बराबर बैठते हुए कहा। "ठीक हूँ, तुम सुनाओ?" साइका ने कहा। सबसे बड़ा उस्ताद है। ग्रंथ आनंदी के यहाँ पैदा होने वाली चंद्र बदन एक मासूम लड़की थी। उसे प्यास लगी, उसने पानी तलाश किया, लेकिन वक्त कुछ और ही कहानी तरतीब देना चाहता था। एक नाजुक अंदाम हसीना को अफरियत बनाना चाहता था। चुनाचे उसने किसी और की मेहनत का फल हासिल कर लिया। सोमरस, अमृत जल, आबे हयात से कहानियों की बातें, लेकिन कुछ हकीकतें, और वो अमर हो गई। किसी शायर ने क्या खूब कहा, हवस को है नशात कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मजा क्या। मौत जिंदगी के उकता देने वाले सफर के बाद जिंदगी से निजात पाने का एक हसीन तस्वुर। जीने की आफताब। कोई शैतान से पूछे, मारा गया बदबख्त एक नाफरमानी से। अब जियो बेटा और जीते रहो। जीने का तस्वुर तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन बाद में पता चलता है। चंद्र बदन भी जी रही थी। उसे अपनी खूबसूरती और अपने हुस्न की कीमत हासिल हो रही थी। बहुत से किरदारों के दरमियान अपने चलतर दिखा रही थी वो, लेकिन आखिरकार एक दिन उकताने के लिए कहानी इस वक्त लैलावती और साइका के दरमियान थी। जिस तरह ठीक हो इसी तरह मैं भी ठीक हूँ, लैलावती ने ठंडी सांस लेकर कहा और साइका उसकी शक्ल देखने लगी। उसने एक लंबी ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ मेरी सखी, जो दुख तुम्हें है वही मुझे भी है, लेकिन हम दोनों ही बेबस हैं। क्या कर सकते हैं? क्यों ना हम दोनों महाराज के दरबार में फरियादी बनकर चलें, उन्हें अपनी रोदात सुनाएं। लैलावती ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज इंसाफ ना कर सकेंगे लैलावती। साइका ने कहा, फिर कौन इंसाफ करेगा साइका? बताओ, हमारा इंसाफ कौन करेगा? भगवान। साइका ने गहरी सांस लेकर कहा, इन मामलों में शायद भगवान भी नहीं पड़ता, पति स्त्री की बात है। लैलावती ने कहा और हंस पड़ी। साइका भी मुस्कुराने लगी। तब उस वक्त नीचे कुछ शोर सुनाई दिया और दोनों औरतें चौंक पड़ी। अरे देखो, कोई साधु है, लैलावती ने कहा, और साइका की निगाह राज दरबार के दरवाजे की तरफ उठ गई। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वो उस देवकामत आदमी से अच्छी तरह वाकिफ थी। उन सुर्ख आंखों से भी वो वाकिफ थी। अलबत्ता उसकी गर्दन में पड़ा हुआ जबरदस्त अजदहा उसके लिए नया था। ये नैनवा महाराज थे, पहले लिबास में, ऊपरी बदन से नंगे, लेकिन उनके नंगे बदन से एक खौफनाक अजदहा लिपटा हुआ था। इसका वजन महाराज ही संभाल सकते थे। अजदहे का सर महाराज के सर से ऊपर था। इसका अजीमुशान फन किसी छतरी की तरह उनके सर पर साया किए हुए था। साइका की खुशी से चीख निकल गई और लैलावती खौफ से उसे देखने लगी। वो यही समझ रही थी कि साइका खौफ से चीख पड़ी है। दरबार की कार्रवाई रुक गई। शरद चंद्र भी इस खौफनाक साधु की तरफ हैरत से देख रहे थे। दरबार में नैनवा महाराज की पाटदार आवाज गूंजी, राजा शरद चंद्र, क्या तेरा दरबार आम भी खास लोगों के लिए होता है? अरे नहीं महाराज, जुग जुग जी आइए, शरद चंद्र ने जवाब दिया। तब तेरे किराए के टटू हमें क्यों रोक रहे हैं? दीवान जी, मालूम करो महाराज को किसने रोका? शरद चंद्र ने सख्त लहजे में कहा और नैनवा महाराज उसे घूरने लगे। उसकी सुर्ख आंखों की चमक झरोखों तक महसूस की जा सकती थी। बड़ा महान साधु है, लैलावती ने कहा। हाँ, ऐसा ही लगता है। साइका इसके अलावा कुछ न कह सकी और सामने देखने लगी। तुझसे भीख मांगने नहीं आए राजा शरद चंद्र, और तू हमें क्या भीख देगा? लेकिन हमारा बड़ा अपमान हुआ है, अपराधियों को सजा दी जाएगी महाराज। शरद चंद्र साधु से बहुत मरूब हो गया था। हमें हुक्म मिला था कि तेरी सहायता करें, सो हम आ गए। जानता है तेरी जिंदगी मौत से किस कदर करीब है, नैनवा महाराज ने कहा, और तमाम दरबारी चौंक पड़े। खुद शरद चंद्र के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। राज दरबार का ख्याल रखो सन्नत जी, दीवान जी ने आहिस्ता से कहा, और नैनवा महाराज के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। राज दरबार हमारे लिए ये दरबार क्या हैसियत रखता है? मूर्ख, हमारी रसाई इन दरबारियों तक है जहाँ तक हमारा तेरा ख्याल भी नहीं जा सकता। आंखों के अंधे तो उस दरबार में हैं जहाँ तेरे जैसे बेशुमार अंधे बैठे हैं और शरद चंद्र की तरफ बढ़ती हुई मौत से नावाकिफ हैं। तो अपने राजा की जान नहीं बचा सकता, पर हम इस दरबार की कदर क्या करें? साधु महाराज, एक बार फिर कहा जा रहा है कि दरबार का ख्याल रखो, दीवान जी ने सख्त लहजे में कहा। क्या कहता है शरद चंद्री? साधु ने शरद चंद्र को घूरते हुए कहा। महाराज जो कहते हैं कहने दो दीवान जी। क्या हुक्म है महाराज? शरद चंद्र ने कहा। मैं तुझे उन लोगों के बारे में बताने आया हूँ जो दरबार का ख्याल रखने की हिदायत देते हैं, मगर खुद तेरा कोई ख्याल नहीं रखते। लेकिन मुझे इस दरबार से भेजा गया है, जो तेरे इस दरबार से कोसों दूर है, लेकिन वहाँ तेरा ख्याल रखा जाता है। मेरे ऊपर क्या कष्ट है महाराज, हम उसे ही दूर करने आए हैं शरद चंद्र, महाराज ने कहा, और फिर उन्होंने अपने हाथ बुलंद कर दिया। महाराज के सर पर फन फैलाए। अजदहे ने फन सुकोड़ा और महाराज के जिस्म से उसके बाल निकलने लगे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा। दरबारी सिमट कर बुलंद जगहों पर चढ़ गए। उनके चेहरे खौफ ज़दा से हो गए थे। बिलुल कामत अजदहा पूरे का पूरा जमीन पर आ गया। फिर वो फन खाड़े महाराज शरद चंद्र की तख्त की तरफ बढ़ा। अब शरद चंद्र का चेहरा भी खौफ का आईना बन गया। अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना शरद चंद्र, खबरदार। नैनवा महाराज दहाड़े और शरद चंद्र पत्थर का बुत बन गया। वो फटी फटी आंखों से अजदहे को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। अजदहा उनके तख्त के बिल्कुल करीब पहुंच गया। फिर उसने हंस फोड़ा और तख्त के नीचे घुस गया। उसके मोटे जिस्म को चंद झटके लगे और फिर उसने
अपना जिस्म बाहर खींचा। उस मुंह में एक खौफनाक स्याह नाग दबा हुआ था जो बुरी तरह मचल रहा था, फनकारे मार रहा था। फनकार के साथ आग की कुछ चिंगारियां उसके मुंह से निकल पड़ी थी। दरबार में भगदड़ मच गई। लोग उछल उछल कर ऊंची जगहों पर चढ़ गए। दर हकीकत सांप अजदहे के मुंह से आजाद हो जाता तो बड़ी तबाही फैलाता। खुद शरद चंद्र उछल कर खड़ा हो गया था। अजदहा सांप को बुरी तरह रगड़ रहा था और फिर एक झटके से उसने स्याह नाग को उछल दिया। नैनवा महाराज के होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैली हुई थी। अजदहा आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म की तरफ बढ़ा, संपट चढ़ा। फिर उसने अपना चौड़ा फन महाराज के सर पर फैला दिया। बस इतनी देर के लिए और इस काम के लिए हम तेरे इस बड़े दरबार में आए। शरद चंद्र जा रहे हैं, तू अपने दरबारियों से अदाब वसूल कर। अगर ये सांप चंद मिनट ना पकड़ा जाता, तेरी पीठ की तरफ से तुझ पर हमला करने वाला था। इसलिए हमने कहा कि मौत से तू ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे बहुत से सांप तेरे गिर्द फैले हुए हैं, तू फिक्र ना कर। जब परेशान हो हमें आवाज दे लेना, हम इन सांपों से तुझे निजात दिला देंगे। महाराज वापसी के लिए मुड़ गए। रुक जाइए सन्नत महाराज, रुक जाइए। शरद चंद्र तख्त से उतर आया और दौड़ता हुआ महाराज नैनवा के पास पहुंच गया। मैंने आपका अपमान नहीं किया महाराज। मैं उन तमाम लोगों को सूली पर चढ़ा दूंगा जिन्होंने आपका अपमान किया। आप ऐसे नहीं जा सकते महाराज, ये आपकी जरूरत है। हम जंगलों के वासी हैं शरद चंद्र, तेरे दरबार में हमारा क्या दिल लगेगा। हम उसकी इज्जत करते हैं जिन्होंने तेरी जान बचाई। हम तेरी इज्जत ना कर सकेंगे, दरबारी हमारी इज्जत ना कर सकेंगे। मैं आपकी सेवा करूंगा महाराज, भगवान के लिए मुझे अकेला ना छोड़िए। आपको इज्जत मिलेगी, आप मेरे गुरु हो। राज भगवान के लिए मेरी बात मान लें, हमें मजबूर ना करो शरद चंद्र। नहीं महाराज, कुछ रोज सही मुझे सेवा का मौका दें, मैं सबको सजा दूंगा जिनसे आप नाराज हैं। अरे नहीं मूर्ख, नहीं, हम तो प्रेम पुजारी हैं। हम जीवन बचाने के लिए आए थे, लेने के लिए नहीं। तूने भगवान का वास्ता दिया है, अब हम मजबूर हैं। नैनवा महाराज ने कहा और वापस पलट पड़े। दीवान जी, दरबार बर्खास्त किया जाए, आज दरबार ना हो सकेगा, शरद चंद्र ने कहा और फिर बड़े अदब से नैनवा महाराज को लेकर अंदरूने महल की तरफ चल पड़े। लैलावती का चेहरा खौफ से फैला हुआ था, लेकिन सायका आसमान की सैर कर रही थी। वो किसी ऐसे डायरेक्टर की तरह इस ड्रामे को देख रही थी जिसकी ज़ेरे हदायत कुछ हुआ हो। दिल से वो नैनवा महाराज की रोबो जलाल और उनकी शख्सियत की कायल हो गई थी। अब उसे इन 3 रातों का कोई अफसोस नहीं था जो उसने महाराज के साथ गुजारी थी, कि वो खुश थी कि वो एक शक्तिमान की मंजूर नजर है। उसे यकीन हो गया था कि उसके बुरे दिन खत्म हो गए हैं और अब उसके सामने किसी का चिराग न जल सकेगा। महाराज के जाने के बाद दरबारी भी एक एक करके बाहर निकल गए, लेकिन सबकी जुबान पर इस महान साधु का तस्करा था। और शाम तक ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई कि एक महान साधु ने आज शरद चंद्र की जान बचा ली, वरना शरद चंद्र आज दुनिया में ना होते। पूरे शहर के लोग शरद चंद्र की जिंदगी बच जाने की खुशियां मनाने लगे। इस महान साधु की एक झलक देखने के लिए बेचैन थे। फिर उसी शाम लोगों का एक बड़ा गिरोह महल के सामने आ गया। वो साधु की झलक देखने के लिए आया। शरद चंद्र ने महाराज को उनकी ख्वाहिश से आगाह किया और नैनवा महाराज ने माजरत कर ली। हम वन के वासी हैं, इंसानों की ताब ना ला सकेंगे, इसलिए हमें इनसे दूर रहने दिया जाए। हमारे लिए किसी कोने का बंदोबस्त करो, हम उसी में रहेंगे जब तक हमारा मन लगेगा, उसके बाद हम चले जाएंगे। और मायूस और नामुराद मजमा वापस चला गया। शरद चंद्र दर हकीकत साधु से बड़ा मरूब हो गया था। यह हकीकत है कि अगर साधु उस वक्त उसकी जान ना बचाता, सांप ने शरद चंद्र को डस लेना था, कि किसी और को सांप के बारे में मालूम नहीं था। इसके अलावा जो बात शरद चंद्र को खटक रही थी वो ये थी, तख्त के नीचे सांप कहाँ से आया? क्या ये इसके किसी दुश्मन की कार्रवाई है? अगर दुश्मन की कार्रवाई है तो वो कौन है? उसने क्यों शरद चंद्र की जान लेने की कोशिश की? दूसरी बात सनत महाराज ने कही थी ये बहुत से सांप तेरे गिर्द फैले हुए हैं, इन सांपों से मुराद दुश्मन ही हो सकते हैं। और शरद चंद्र इन दुश्मनों के बारे में जानना चाहता था कि उनके सर कुचल दे, और ये काम महान साधु से कर सकता था। राजे शरद चंद्र उनकी खिदमत में लग गया। महल का एक दूर दराज का हिस्सा साधु के लिए वक्फ कर दिया गया। दर्जनों खादमाओं और मुलाजमों को वहाँ तैनात कर दिया गया कि महाराज का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा इनकी मजीद खातम अदालत की तैयारियों में मसरूफ हो गया। सबसे पहले उसने दीवान जी को तलब किया और उन्हें मशवरे के लिए कहा। आपने साधु महाराज का अपमान किया था दीवान जी, आपको इन संतरियों के साथ उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे क्या मालूम था महाराज कि वो इतने बड़े महान हैं, मैं उनसे माफी मांगे बगैर चैन से नहीं बैठ सकता। दीवान जी ने कहा, ठीक है, अब सोचना ये है कि उनको खुश रखने के लिए क्या किया जाए। मेरा ख्याल है महाराज, महल के एक हिस्से में एक मंदिर तामीर कराया जाए जहाँ सन्नत महाराज पूजा पाठ करें। मंदिर देखकर वो खुश भी हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरकीब है दीवान जी, ऐसा ही करो। जगह का इंतखाब भी तुम ही करो। इसे साधु अगर हमारे पास रहे तो हम दुश्मन पर काबू पा सकते हैं। मैं रातों रात ये काम कर लूंगा, आप ये काम मुझ पर छोड़ दें। मेरा ख्याल है कि हम सबसे पहले सन्नत महाराज को मंदिर भेंट करें ताकि वो खुश हो जाएं, ताकि तुम जितनी दौलत चाहो खजाने से ले लो, रातों रात तामीर करवा दो। आज्ञा दीजिए महाराज, दीवान जी ने कहा। और फिर वो शरद चंद्र से रुखसत होकर चले गए। शरद चंद्र सख्त परेशान था। उसे तशवीश भी थी और खुशी भी कि आखिर वो सांप कहाँ से आया, कौन शख्स है और किसने महल तक रसाई हासिल कर ली है। खुशी इस बात की थी कि ऐसे महान साधु के दर्शन हो गए जो बहरहाल उसकी जान बचा सकता है। बहरहाल न जाने कब तक वो इसी बारे में सोचता रहा। फिर पूर्णिमा के पास से बुलावा आ गया और शरद चंद्र जल्दी से उठ गए। और हाँ, वो
पूर्णिमा हमारा इंतजार कर रही होगी। उन्होंने बुलावा लाने वाले से कहा और उठ के उसके साथ चल पड़े। पूर्णिमा बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। पूरे कमरे में तन्हा थी, दासियां भी चली गई थीं। इसके करीब ही थाल में अशरफियां भरी हुई थीं, जिनके चारों तरफ चिराग जल रहे थे। सिंदूर, चंद्रन और ऐसी ही दूसरी चीजें की प्यालियां भी थाल में रखी हुई थी। इसकी आंखों में परेशानी की झलकियां नुमायां थी। ये क्या हो रहा है पूर्णिमा? महाराज ने अंदर दाखिल होकर मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन पूर्णिमा कुछ न बोली। उसने थाल उठाया और महाराज की आरती उतारने लगी। महाराज खड़े मुस्कुराते रहे। आरती उतारने के बाद उसने नैना को आवाज दी। नैना अंदर आ गई। ये अशरफियां गरीबों में तकसीम कर दो नैना, उसने कहा, और नैना गर्दन झुकाकर चली गई। पूर्णिमा शरद चंद्र के सीने से लग गई। आप परेशानी की बात कर रहे हैं महाराज, मेरी तो जान ही निकल गई। पूर्णिमा ने उनके सीने से लगे लगे कहा, पिता की जरूरत नहीं है पूर्णिमा, हमारे भाग के हमें ऐसा महान इंसान मिल गया, वो देवता समान है। इसकी मौजूदगी में हमारे दुश्मन हम पर काबू नहीं पा सकते। भगवान करे ऐसा ही हो। गुरु महाराज अभी यहाँ आए हैं, हम उनका मन जीत लेंगे। इसके बाद हम तुम्हें भी उनसे मिलाएंगे। ऐसे विद्वानों से कुछ मिल ही जाता है, और हम इनसे ये दुआ करवाएंगे कि वो हमें एक चांद सा बेटा दिलवा दें। शरद चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, और पूर्णिमा शर्माने लगी। आपको चांद से बेटे की जरूरत पेश आ गई महाराज? उसने शर्माते हुए लहजे में कहा। राजपाट का मालिक कौन होगा पूर्णिमा? हमारी पहली रानियां नाकाम रही हैं। वेद जी का कहना है कि खराबी हम में है, मगर तुम जानती हो कि वेद जी झूठ बोलते हैं। अगर कोई खराबी है भी तो हम महाराज से कहकर दूर करा लेंगे। शरद चंद्र उसे छेड़ते हुए बोले, और पूर्णिमा ने शर्माकर उनके सीने पर सर छुपा लिया। नैनवा महाराज मंदिर में मुंतकिल हो गए। शरद चंद्र उनसे बेपनाह अकीदत रखता था। ऐसे महान साधु किस्मत से ही मिलते हैं, उसका ख्याल था। बहरहाल राजपाट के काम वो भी चल रहे थे, तशवीश नहीं थी। पूर्णिमा राजगद्दी थी और किसी चीज की जरूरत हो सकती थी। नाचे बड़े सुकून से जिंदगी गुजर रही थी। रानियों में क्या खिचड़ी पक रही थी, क्या साजिश हो रही थी, इसके बारे में इन्हें कुछ मालूम नहीं था। लेकिन वो सांप आज तक उनके दिल में खटक रहा था। वो जानना चाहते थे कि सांप वहाँ तक कैसे पहुँचा, कि किसी दुश्मन की साजिश है या इत्तेफाक। लेकिन इसके लिए उन्होंने खुद पर काबू रखा, और वो मौके की तलाश में थे कि किसी वक्त नैनवा महाराज से इसके बारे में मालूम करेंगे। दूसरे, वो दिल की बात भी उनसे कहना चाहते थे। वो मंदिर नैनवा महाराज के लिए तैयार करवाया गया था, महल ही के एक हिस्से में था, लेकिन नैनवा महाराज की ख्वाहिश पर इसे आम पूजा पाठ के लिए बंद कर दिया गया था। महाराज की ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा था। महाराज का कहना था कि वो उसे खास पूजा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जिस दिन वो कहें उस दिन उनकी पूजा की जाए। वो भी खास लोगों की, चुनाचे अभी तक मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई थी। हाँ, शरद चंद्र खुद कभी कभी महाराज की खिदमत में चले जाते थे। आज भी वो सारे शाम मंदिर जाने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने महाराज के जाने की इत्तला भिजवा दी कि वो पूजा के लिए आ रहे हैं और उनके साथ कोई दूसरा ना होगा। मुकर्ररा वक्त पर शरद चंद्र मंदिर पहुंच गए। महाराज शिव जी की मुजस्मे के सामने धूनी मारे बैठे थे। शरद चंद्र की तरफ उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा और पूजा में मसरूफ रहे। शरद चंद्र भी अकीदत से उनके पीछे जा बैठे। थोड़ी देर बाद महाराज पूजा से फारिग हुए और उन्होंने शरद चंद्र की पेशानी पर चंदन तिलक लगाया, फिर उनका बाजू पकड़कर खड़े हो गए। मेरा पेशानी पर सितारे चमक रहे हैं शरद चंद्र, कि न जाने इन सितारों के दरमियान इस काले तिल को किसने जगह दे दी। इसको चंदन में छुपा रहा हूँ, मगर तिल बाहर झांक रहा है। मैं आपकी मदद चाहता हूँ महाराज, मैं सारे काले तिलों को धोना चाहता हूँ। संसार के हकीर मंच हैं, हमारी क्या हैसियत, ऊपर से कुछ काम हमारे सुपुर्द किए गए हैं, तो हम यहाँ चले आए। हम अपना काम इंजाम देंगे और चले जाएंगे। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ महाराज। शरद चंद्र ने कहा, हाँ हाँ कहो, हम आज बहुत खुश हैं। शरद चंद्र बताओ क्या बात है। महाराज, मेरे मन में डर है। मैं जानना चाहता हूँ कि सांप वहाँ कैसे पहुँचा। सांप दुश्मनी का निशान है शरद चंद्री, और तू राजा है। राजा के दुश्मन बथेरे होते हैं, लेकिन तेरे सर पर भगवान का हाथ है। मैं तुझे दुश्मनों से महफूज रहने की खुशखबरी देता हूँ। भगवान की कृपा है महाराज, लेकिन मेरा अपने दुश्मनों से वाकिफ होना जरूरी है। शरद चंद्र ने कहा, ये काम हमारे लिए मुश्किल है। हम दुश्मन से तेरा बचाव तो कर सकते हैं, उनकी निशानदेही करके उनका जीवन खतरे में नहीं डाल सकते। ये जरूरी है महाराज, मैं अपने दुश्मनों की शक्ल तो पहचान लूं। शरद चंद्र ने कहा, और महाराज ने आंखें बंद कर ली। कई मिनट तक वो आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर अपनी सुर्ख आंखें खोल दी। शरद चंद्र की शक्ल देखने लगे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, हमें आज्ञा मिल गई है शरद चंद्र कि हम तुझे तेरे दुश्मनों से आगाह कर दें, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। हम पाठ करेंगे और ऊश तुझे तेरे दुश्मनों से आगाह कर देंगे। एक बात हम तुझे बता दें, दुश्मन महल से दूर नहीं, वो तेरे ऊपर वार भी बहुत सोच समझ कर करते हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। सुन, तेरे ऊपर 3 हमले और होंगे अगर हम तुझे बताते हैं कि तेरा बाल बीबी का ना होगा। मैं बहुत परेशान हूँ महाराज। परेशानी की कोई बात नहीं शरद चंद्री, हमें तेरा मुहाफिज बनाकर भेजा गया है, लेकिन हम ऊश तुझे दुश्मनों से आगाह करेंगे। जो आ गया महाराज। कुछ और भी कहना चाहता था। बेफिक्र होकर कहो, मैं एक बालक का ख्वाहिशमंद हूँ महाराज, मेरी किसी रानी के यहाँ औलाद नहीं हुई। महाराज ने फिर आंखें बंद कर ली। कई मिनट खामोश रहने के बाद बोले, हम तुझे एक बालक की खुशखबरी सुनाते हैं। तेरा बेटा पैदा होगा, वही तेरे बाद तेरे तख्त का मालिक होगा। धन्यवाद महाराज, आपने दिल खुश कर दिया। शरद चंद्र खुशी से बोला, पर महाराज ने आंखें बंद कर ली। शरद चंद्र काफी देर तक महाराज के पास बैठा उनसे गुफ्तगू करता रहा। उनकी लेकर वो वापस आ गया। वो
औलाद की खुशखबरी से बहुत खुश था। ये इतला पूर्णिमा को भी पहुंचाना चाहता था। नैना का हुलिया बदल गया था। भी शाही महल की मालन की हैसियत से वो अच्छी तरह जानी जाती थी, लेकिन पूर्णिमा के मुंह लगी होने की वजह से अब उसकी शख्सियत बदल गई थी। वो उसका रूप देखकर सब हैरान रह गए। हर वक्त 16 सिंगार किए रखती चंद्रबदन की खास जो ने उसे और चालाक बना दिया था, और वो अपना काम भी खुश असलूबी से कर रही थी। चंद्रबदन को अब उस पर पूरा एतमाद था। नैना हर तरह खुद को इस एतमाद का अहल साबित कर चुकी थी। हर दोपहर को जब महाराज आराम करके वापस चले जाते, नैना चंद्रबदन के पास पहुंच जाती और उसे पूरे महल की रिपोर्ट देती थी। इन दिनों वो एक खास काम पर मामूर थी। मौसम अजीब सा था। नैना जिस वक्त आई, चंद्रबदन गुस्ल करके बाल खुश्क कर रही थी। एक बांदी उसके बाल सुखा रही थी। नैना को देखकर वो मुस्कुराई। फिर उसने बांदी को छुट्टी दे दी। बांदी चले गई तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। चंद्रबदन के पास आ गई। क्या बात है नैना, आज तेरी आंखों के कवल मुरझाए मुरझाए से हैं? चंद्रबदन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ महारानी, बस मन को शांति नहीं। नैना ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। क्या बात है, अपनी सखी से छुपाएगी? महारानी से तो मैं जीवन की कोई बात नहीं छुपाती। फिर बता क्या बात है? चंद्रबदन ने उसे प्यार से अपने पास बिठाते हुए कहा। मेरा घर वाला रानी पूर्णिमा, अब मुझे इसकी शक्ल अच्छी ना लगी है। नैना ने कहा। ओह। चंद्रबदन ने एक मानी खेज सांस लेकर कहा। एक अदा से नाक सिकोड़ कर बोली। हाँ नैना, तू ये ठीक कहती है। फिर घर वाला बदल लेना। इसे बदल लूं? कैसे मुमकिन है? ये सब कुछ मुमकिन है नैना। तू बता, तेरे मन को कौन भाई है? हम बंदोबस्त कर देते हैं कि वो तुझे मिल जाए। चंद्रबदन ने मुस्कुराते हुए कहा और नैना उसे देखने लगी। कई मिनट के बाद वो बोली। महारानी, तुम महान हो और मैं तुम्हारी अदना कनीज। तुमने मुझे अपनी सखी बनाया, ये मेरे लिए भाग है। सच कहूँ महारानी, अपने घर वालों की आगोश अब मुझे अच्छी सुकून नहीं देती। उसकी बाहों में मेरा मन उबता है। ये कह तो रही हूँ, किस पर दिल आ गया तेरा? हाँ महारानी, नैना ने गर्दन झुकाते हुए कहा। अरे कौन है वो? चंद्रबदन उछल पड़ी। महारानी क्षमा करेंगी। हाँ हाँ बता तो सही। चंद्रबदन बेचैनी सी बोली। उसका नाम महेंद्र है महारानी। बड़ा सुंदर है वो, अभी मुझे जाने भी नहीं, पर मैं मन ही मन में उसकी पूजा करी हूँ। क्या करता है, कहाँ रहता है? चंद्रबदन आहिस्ते से बोली। बाग का नया माली है महारानी। नैना ने शर्माते हुए कहा। ओह, उसने तुझे देखा है? देखा होगा पर जाने नहीं। चंद्रबदन किसी सोच में डूब गई। उसके जहन के पर्दे पर भी एक मीठी सी याद गुल बनाने लगी। उसके जहन पर भी एक दुखी चेहरा उभर आया। उसके दिल में भी 200 गवार आंखों ने बसेरा कर लिया था। ये आंखें राकेश की थीं। कुशादा पेशानी, रोशन चेहरे वाला राकेश वो इसकी दिल की गहराइयों में छुपा हुआ था, लेकिन वो बेहद सख्त औरत थी। उसने मन के चोर को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था, यहाँ तक कि नैना पर भी नहीं। ये उसका सबसे गहरा राज था। अभी वो इस माहौल को इस कदर साजगार नहीं पा रही थी कि इस राज को किसी पर अयां कर दे। रात की बाहों में जब वो शरद चंद्र की आगोश में होती तो उसे राकेश याद आ जाता। वो राकेश जिसे वो चाहती थी, लेकिन जिसे उसने दिल की गहराइयों में दफन कर लिया था। नैना उसकी राजदार थी। अब तो वो उसका दाहिना बाजू बन गई थी। अपने प्रोग्रामों को अमली जामा पहनाने में वो नैना के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकती थी। नैना के ख्याल में अब चंद्रबदन का कोई भी राज नहीं था, लेकिन चंद्रबदन ने राकेश के राज को छुपाया हुआ था। उसका दिल कभी राकेश से मिलने को मचलता था। कई बार उसने सोचा कि वो इस बारे में भी नैना को अपना राजदार बना ले, लेकिन फिर उसने तसल्ली दी दिल को, अभी वक्त नहीं आया, अभी कुछ और वक्त जरूरत है। अभी वो दुश्मनों में घुरी हुई है, पहले दुश्मनों का सफाया कर लिया जाए, फिर दिल की हसरतें पूरी की जाए। और अब नैना की जुबानी उसके दिल का हाल सुनकर वो बहुत कुछ सोचने लगी थी। नैना की ये एक रग उसके हाथ में आ जाए, फिर नैना को अपना ये राज भी बता सकती है, लेकिन इस तरह कि दोनों एक दूसरे के राज की अमीन हों, दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह या हों। और आज नैना इस सिलसिले में भी फंस रही थी। अब फिर तू क्या चाहती है नैना? चंद्रबदन ने गौर से उसे देखते हुए पूछा। मैं क्या कहूँ महारानी, अगर मेरी आप सखी ना होती तो मैं दिल का राज कभी ना बताती, यूं ही घुट घुट कर मर जाती। नैना ने कहा। तूने अच्छा किया नैना, मेरे ऊपर विश्वास रख। तेरा राज मेरे जीवन के साथ है। मैं तेरे लिए रास्ते भी पैदा कर सकती हूँ। सुन, अगर तेरे घर वाले को कहें और कहीं और भेज दिया जाए तो रास्ता साफ हो जाएगा। फिर तू आजादी से अपने प्रेमी से मिल सकेगी। उससे दोस्ती करना तेरा काम है। कहेगी तो मैं उसे तेरे पास बुला दूंगी, धो धो कर पीऊंगी। महारानी, मेरे दिल की कली खिला दो। ये कौन सी बड़ी बात है नैना, बस तू भरोसा रख। हम कल ही तेरे घर वाले को यमुना वाले महल में भिजवा देते हैं, वहाँ भी बाग लगवाएंगे। हफ्ते में एक बार उसे तेरे पास आने की इजाजत होगी और तू यहीं हमारे पास रहेगी, मेरी अच्छी महारानी। वो खुशी से चंद्रबदन के पैरों से लिपट गई और चंद्रबदन मुस्कुराने लगी। उसने नैना को पकड़कर बिठा दिया। महल का हाल सुना नैना, लैलावती और साइका क्या कर रही हैं? सब ठीक है महारानी। लैलावती की खास दासी सतवती पर मैं जाल फेंक रही हूँ, मगर सतवती उसकी बहुत वफादार है, इसलिए काबू में नहीं आएगी। अलबत्ता वहाँ मेरी बहुत बांदियाँ काम कर रही हैं। मैंने उनसे लैलावती पर पूरी नजर रखने को कहा हुआ है। भरोसे की हैं, पूरे भरोसे की। उनकी मजाल है कि इसकी खिलाफ करें जो मैं कहूँ। ठीक है, साइका के क्या हाल है? वहाँ भी मेरी सखियाँ मौजूद हैं। लैलावती और साइका ने मुलाकात की थी, पर कोई खास बात नहीं है। पूरी तरह होशियार रहने की जरूरत है, जरा सी गफलत नुकसान पहुँचा सकती है। आप चिंता ना करें महारानी, आपकी दासियाँ पूरे महल में फैली हुई हैं और पल पल की खबर रखती हैं। नैना ने कहा। चंद्रबदन मुस्कुराने लगी और गर्दन हिलाते हुए बोली। ठीक है, और हाँ, अपने प्रेमी को हमें
कब दिखा रही हो, क्या वो वाकई ऐसा सुंदर है? राजकुमार लगे है महारानी, बस मेरी आरज़ू पूरी हो जाए। नैना ने कहा, ये हमारा वादा है, तू फिक्र न कर, चंद्रबदन ने कहा, और नैना ने मोहब्बत से उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। रात तारीख थी, आसमान पर सरशाम ही अबर छा गया था। भीगे भीगे मौसम ने हर दिल पर जवानी की उमंगें तारी कर दी थी। दासियों ने मौसम के लिबास पहने थे और रात गए तक बाग में चहले होती रहती थी। रात रानियां भी बाग में आई थी, रात गए अपने महलों में गई थी। सब तड़प रही थी, श्रुत चंद्र पूर्णिमा को आगोश में लिए हुए थे। बाकी रानियों की सेज खाली थी, चूंकि महल में रात होने पर खामोशी छा गई थी, इसलिए सन्नाटा फैला हुआ था। साइका कांटों पर लौट रही थी, वो अपने छपर खट पर तकिया सीने में दबाए पड़ी थी। उसके दिल में आग सुलग रही थी, चेहरा लाल भभूका हो रहा था। सरहाने लगी हुई खिड़की से ठंडी हवाएं पानी की नमी में भीगी हुई अंदर आ रही थी और साइका के गुदराए हुए जिस्म को छूते हुए गुजर जाती थी। दरवाजे से दूर कभी कभी चौकीदार के कदमों की चाप सुनाई दे जाती थी। ये तन्हाई साइका को डस रही थी। उसके बाजू किसी के जिस्म में पेवस्त हो जाने की ख्वाहिश कर रहे थे। एक आध बार उसके ख्यालात के बाहर पहरा देते हुए चौकीदार के भद्दे लेकिन मजबूत जिस्म की तरफ गई। उसके दिल ने चाहा कि दरवाजा खोले और उसे अंदर बुला ले, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। दीवानगी हद से ना बढ़ी, अभी उसे इज्जत का पास था। फिर खिड़की से नन्ही नन्ही बूंदों की फवार ने गजब ही ढा दिया। साइका अजियत से तड़पने लगी और यहाँ तक कि उसके जहन में दो आंखों का तस्वर उभरा। दो सुर्ख आंखें। महाराज नैनवा उम्र के ज्यादा जरूर थे, लेकिन वो मसहरी से उठ गई। काफी दिन हो गए उन्हें आए हुए। क्या कर रहे हैं वो? पूर्णिमा आज भी ऐश कर रही है और वो तड़प रही है। महाराज ना जाने क्या कर रहे हैं, क्यों ना आज उनसे सवाल किया जाए। इस तस्वुर में कोई और ख्याल भी शामिल था और ये ख्याल उसके सारे वजूद पर छा गया। वो महाराज महल के दूर दराज हिस्से में मंदिर में थे। वहाँ तक इस काली रात में जाना सख्त खतरनाक था, लेकिन अरमानों की प्यास ने हर खतरे को दूर कर दिया था। मसहरी से उतर आई, उसने आईने में अपने लिबास को देखा। खूबसूरत लिबास में वो बहुत हसीन नजर आ रही थी। नैनवा महाराज उसे इस लिबास में देखकर तड़प उठेंगे, लेकिन इस लिबास में उसे आसानी से पहचान भी लिया जाएगा। लिबास ये पहनकर जाना ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। वो लिबासों की अलमारी के पास आ गई। उसने एक मामूली सा लिबास निकाला। मटियाले रंग की धोती उसने मुंतखब की और फिर अपनी खूबसूरत साड़ी उतार कर धोती बांध ली। उसके बाद उसने एक बूढ़ी औरत की सी चादर मुंतखब की और उसे ओढ़कर खुद को आईने में देखा। अब उसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था। नाचे इत्मीनान करने के बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद कर लिया और फिर पलट कर खिड़की की तरफ बढ़ी। खिड़की के करीब पहुंचकर उसने गर्दन बाहर निकाली और उसने काली रात और आसमान से बरसती हुई बूंदों को देखा। इस रात में उसे देखने वाला कोई ना था। उसने धोती समेटी, खिड़की से बाहर पांव लटका दिए। जमीन ज्यादा नीचे नहीं थी। वो इत्मीनान से कूद गई। नीचे रुककर उसने चारों तरफ देखा, फिर तारीकी का सहारा लेते हुए वो दीवार के सहारे आगे बढ़ने लगी। बड़ा कठिन रास्ता था जिसे वो चोरों की तरह तय कर रही थी, लेकिन उसकी ये चोरी छुपी ना रह सकी। अंदर बदन के चालाक जासूस रात दिन इसकी निगरानी किया करते थे। चुनाचे जो ही वो एक राहदारी से मुड़ी, साया उसके पीछे लग गया। साइका के गुमान में भी नहीं था कि ऐसे वक्त उसे कोई देख सकता है, फिर भी वो एहतियात से चल रही थी। कहीं कहीं इक्का दुक्का पहरेदार नजर आ जाते थे, जिनसे निगाह बचाकर निकलने के लिए उसे बाज़ औक़ात इंतजार भी करना पड़ता था। मंदिर का तवील रास्ता काफी मुश्किल से तय हुआ। साइका का दिल डर रहा था, लेकिन जिस्म में आग थी जो के दुबने का नाम नहीं ले रही थी। उसके होलते हुए दिल को तकवीत दी और फिर उसने न जाने कौन से रास्ते तय करके मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गई। धड़कते दिल से उसने मंदिर की कबाड़ों को धक्का दिया। कबाड़ खुले, वो गड़ाप से अंदर दाखिल हुई। दरवाजे से टक कर उसने गहरे सांस लिए और फिर आगे बढ़ गई। मंदिर के कबाड़ नए थे और उसके खुलने और बंद होने से कोई आवाज ना हुई, वरना साइका सुन लेती कि उसके अंदर जाने के बाद दरवाजा दोबारा बंद हो जाता और उसका ताकुब साया भी अंदर घुस आया। इसकी आंखें तो मशलों की रोशनी में महाराज नैनवा की तलाश कर रही थीं। इससे कबल उसने मंदिर नहीं देखा था, उसे इसके रास्ते नहीं मालूम थे, लेकिन छोटे से मंदिर में उसे महाराज नैनवा की तलाश में कोई दिक्कत नहीं हुई। महाराज नैनवा एक छप्पर खट में महवे इस्तराहत थे। उन्होंने देखा और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उनके छप्पर खट के नजदीक पहुंच गई। महाराज नैनवा के खौफनाक चेहरे को देखकर उसका दिल चाहा कि वापस चले जाए। महाराज नैनवा इस हसीन रात का जवाब नहीं बन सकते थे इस वक्त तो, लेकिन फिर उसके दिल में आग सुलग उठी। नैनवा महाराज उसके प्रेमी नहीं, वो उसके आलाकार हैं और पूर्णिमा से इंतकाम लेने के लिए उसने उनका सहारा हासिल किया है। नाचे उसने दिल को तसल्ली दी और फिर उसने महाराज नैनवा के पांव पकड़कर हिलाए। महाराज, उसने लरजती आवाज में पुकारा और महाराज उछल पड़े। उन्होंने सुर्ख आंखें खोली और उसे देखते रहे, फिर जल्दी से उठ बैठे। उसके मोटे मोटे होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट फैल गई। वो आ गई साइका, भारी आवाज में बोले और उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे छप्पर खट पर बिठा लिया। हम अपने सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। हम अंदाजा लगा रहे थे कि तू कब तक हमें याद नहीं करती। उन्होंने साइका को अपनी आगोश में घसीटते हुए कहा।